Ji, Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing good. Today we are going to start our basic lecture. I cannot say it is our lecture one because that will be on Monday. It is, you can say, just a starting lecture on current affairs, and we are going to start from this very important topic, economic issues of Pakistan. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों इसको अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है। डिफ़िकल्टी होती है समटाइम स्टूडेंट्स को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब पहली चीज़ कि मैंने मेंशन किया कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। Why this topic is important? Because the continuity of the examiner to ask this question again and again. जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे कुछ पास्ट पेपर्स, जिसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के आपने दोनों पास्ट पेपर्स देखे थे लास्ट ईयर के, 2024 के, 2025 के, 2023 के। उसमें आप देखेंगे तो कांस्टेंट पैटर्न है एग्जामिनर का टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी। समटाइम्स ही आस्क्स कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान का क्यों चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें और उसकी रीजंस एनमरेट करें और क्रिटिकल एनालिसिस करें कि पाकिस्तान इसको किस तरह अवॉइड कर सकता है। समटाइम्स ही सिंपली आस्क कि जी पाकिस्तान के करंट जो मेन इकोनॉमिक इश्यूज हैं मेजर, वो कौन से हैं और इसको पाकिस्तान किस तरह रिजॉल्व कर सकता है। समटाइम्स वो इश्यूज पे फोकस नहीं करता, समटाइम्स ये आस्क के जी क्या रेमेडीज हो सकती हैं या एक्सपोर्ट को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, या आईएमएफ और पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है क्या पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल रहा है या पाकिस्तान को इसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से हमने ये टॉपिक को हमेशा इसको करना होता है। और ये तो टॉपिक हम कब तब तक करते रहेंगे करंट अफेयर्स में जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो जाती। और ऐसा हमें इन नियर फ्यूचर लगता नज़र नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ every political discourse, every international tour by Pakistani dignitaries, and any kind of foreign policy initiative. Economy plays a major and most important role. इसके अलावा इकोनॉमी का टॉपिक आपके जो ऐसे पेपर में भी इम्पोर्टेंट है समटाइम्स, बल्कि ऑन एंड ऑफ अगर आप देखें तो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है। तो ये टॉपिक हमें इस वजह से इम्पोर्टेंट लगता है, उसको हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैंने आपको मेंशन की थी कि इस टॉपिक को समझना मुश्किल क्यों हो जाता है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि इसके ऊपर एक तो डाटा बहुत ज़्यादा है, लाइक यू जस्ट रीड on this economic issues of Pakistan and there are books on it, there are literary papers, literature, research articles, every Monday dawn का एक इसके ऊपर एक आता है येलो पेपर्स, उसके अंदर डॉन बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। मेजर न्यूज़पेपर्स इसके ऊपर मेंशन करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग टॉपिक है, लेकिन हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को मुश्किल इस वजह से होती है कि वो बेसिक्स इसकी समझ नहीं पाते। वो जो मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के, उनको समझ नहीं लगती कि ये क्या है और उसको वो कवर नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, जैसे जीडीपी। इफ आई आस्क व्हाट इज जीडीपी, समवन विल से कि इट इज सम काइंड ऑफ परसेंटेज और इट इज अ काइंड ऑफ gross national product. Like, you don't have, some students, I'm not saying कि all of you, some students they don't have basic understandings of the basic terminologies जो कि इन्वॉल्व होती हैं। और आप ये देखते हैं हर आर्टिकल के अंदर, हर लिटरेचर के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड ये चीज़ें रिपीट करती हैं। तो इन चीज़ों का हमें आइडिया नहीं होता, तो इस वजह से ये टॉपिक समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, इसके कुछ डिफरेंट पोर्शंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमी की क्या है, बिकॉज अगर आपको मैंने समझाना है कि पाकिस्तान के जीडीपी के इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट इश्यूज क्यों आ रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये बेसिक टर्म्स कौन सी हैं, इनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की 75 ईयर्स प्लस जर्नी है हमारी हिस्ट्री की, उसमें मेजर जो अप्स एंड डाउन्स हैं, द साइकिल ऑफ बूम्स एंड बस, वो हम देखेंगे कि किस वजह से आया। और उसके बाद जब एक हमारी बूम आती है, उसके बाद दोबारा फॉल आता है इकोनॉमी का, वो क्यों आता है। और उससे हम एनालिसिस करेंगे, उससे लर्न करेंगे, लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री, कि करंटली हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और वो चीज़ें आप आगे अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं।
And after that, if time permits, we will go into the basic issues, or you can say the basic challenges of our economic issues of Pakistan. And then finally, at the end, we will try to figure out कि future क्या हो सकता है, remedies क्या हो सकती हैं, possibilities क्या हो सकती हैं. So ये लेक्चर हमारा दो टॉपिक ये टॉपिक हमारा दो लेक्चर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा, एक आज का और एक मंडे का. अब हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, लेक्चर की मेथडोलॉजी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कल के ओरिएंटेशन क्लास में कि आई विल डिलीवर द लेक्चर and you will be patiently listening to what I am going to say in this lecture. If you have any question, any query during the lecture, I'll try to answer it. कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आंसर खुद ही हो जाएगा. बट इन केस इफ यू डू नॉट गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, तो आप उसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे. जस्ट कीप अ नोटबुक अलोंग विद यू और उसके आप क्वेश्चन लिख लें. एंड एट द एंड, जिस तरह कल मैंने क्वेश्चन आंसर सबके लिए थे, इसी तरह आज मैं करूँगा. Today I kept the class open because some students were saying कि कल तो आपने कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा है. So that is why I just kept this open. But next classes हमारी सिर्फ registered students के लिए ही होंगी. So start करते हैं टॉपिक हमारा. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं. द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. अब जीडीपी क्या है? अब हम किसी भी, अगर हमने मैशत को चेक करना हो, जैसे हम कहते हैं कि यूएस हैज द लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट इट इज चाइना एंड सून इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड. एंड देन पाकिस्तान स्टैंड समवेयर एट 30 पोजीशन, 30s में, 35 7 में कभी आता है. तो व्हाट इज दिस जीडीपी? इसको समझने की जरूरत है. तो इसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि भाई एक मैथ है जो कि आप परफॉर्म करेंगे और उससे आप समझ लेंगे कि जीडीपी है क्या. अब अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक फार्मूला, जीडीपी इज इक्वल टू द कंजप्शन ऑफ इन अ कंट्री. जो कंट्री के अंदर किसी भी चीज़ की कंजप्शन हो रही है, प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की. फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं, उसकी कंजप्शन हो रही है, या बाहर से कोई कंट्री चीज़ों की इंपोर्ट कर रहा है, उस चीज़ की कंजप्शन हो रही है. दैट कम्स अंडर जीडीपी. इसके अलावा इट ऑल्सो कंसीडर कितनी इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आ रही है. अब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट मोड से हो सकती है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट आपकी डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, यानी जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या इवन आपके जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. जैसे पाकिस्तान में रेकोडिक के अंदर सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट, चाइना इज इन्वेस्टिंग इन सी पैक प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. उसके बाद द अनदर फैक्टर विच इज द मेजर कंट्रीब्यूट इन जीडीपी इन पाकिस्तान इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, क्योंकि वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करती है किसी भी कंट्री के अंदर. और फोर्थ फैक्टर है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी आपने कितना एक्सपोर्ट किया माइनस इंपोर्ट, यानी आपका जो नेट ट्रेड है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है. Just give me a minute. Let me attend a call. Coming back. Just give me a minute. जी, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग जीडीपी. अब इसके चार कंपोनेंट्स हैं. अगर हम पाकिस्तान की केस में एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान की, अब हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, जस्ट इमेजिन के व्हाट वाज हैपनिंग 10 years ago. अब एट दिस टाइम 10 years ago अगर हम जाएं,
तो सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अरूज पे थे। अब सीपैक के कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर 10 ईयर पहले चल रहे थे? उसमें रोड्स थी, जो कि आप देखते हैं कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। फिर उसके अलावा आपके पावर प्लांट्स थे। तो ये कुछ अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे सीपैक के। इस वजह से क्या हो रही थी, कंजप्शन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हो रही थी, आपकी सीमेंट कंजप्शन ज़्यादा थी, आपकी ओवरऑल मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही थी, यानी चाइना की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी। तो लोगों के पास एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बिकॉज कंपनीज पर हायरिंग एम्प्लॉयज, उसकी वजह से लोगों के पास एक रेवेन्यू आ रहा था। तो इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वजह से कंजप्शन हो रही थी, लोग चीज़ें यूज़ कर रहे थे। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी ज़्यादा थी, बिकॉज मोस्टली प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट के साथ लिंकअप, जिसमें गवर्नमेंट की भी कुछ ना कुछ कंजप्शन थी। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से आप देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स पहले हमारी जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। इट वाज अराउंड 5% प्लस इन द प्रीवियस टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी ग्रो की है, मोस्टली अगर हम आगे हिस्ट्री में जाके देखेंगे, दैट इज ड्यू टू द कंजप्शन बाय द गवर्नमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बात कर लेते हैं मुशर्रफ के इरा की, तो उसमें आपको फॉरेन एड मिली टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, वॉर एंड टेररिज्म का हम पार्ट बने, तब आपके पास फॉरेन एड आई। अब अयूब खान के इरा में, एट दैट टाइम दैट वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, और हमारी जीडीपी तब ग्रो कर रही थी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंजप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी इन इंडस्ट्रियल सेटअप, इन एग्रीकल्चर सेटअप। और इसमें आप सीटो एंड सेंटो, जो कि अमेरिकन लेड एक डिफेंस पैक्ट थे, आप उसका पार्ट बन गए थे बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी जो जीडीपी थी वो इंक्रीज कर रही थी। अगर हम करंट देखें तो करंटली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लो है। व्हाई इट इज लो? बिकॉज ऑफ द आईएमएफ। कि आईएमएफ कहते हैं नहीं, आप अपना जो कंट्रोल है बजट के ऊपर करें, इतनी स्पेंडिंग ना करें। आपकी एक्सपोर्ट्स यस इंक्रीज कर रही हैं, बट दे आर नॉट एज मच एज दे शुड बी। कंजप्शन हमारी कम है बिकॉज ऑफ द लोअर परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। तो इस वजह से आप देखते हैं कि जीडीपी हमारी जो है वो इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही जितनी हमारी करनी चाहिए थी। तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि व्हाट इज जीडीपी? ऑल राइट। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं दूसरी टर्म। अब डिफरेंट टर्म्स हैं हमारी जो कि आप देखेंगे इकोनॉमी में यूज होती हैं। इसमें आप देखेंगे टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इट इज वेरी सिंपल, कि जितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आर टोटल जीडीपी। अब हमारा अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इट इज अराउंड 11%। अगर हम अभी आगे इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे, तो ये क्या मेजर करता है कि आप कितना टैक्स जनरेट कर रहे हैं ऑफ योर टोटल जीडीपी जो कि आपके मुल्क के अंदर फ्लो कर रही है। पर कैपिटा इनकम, ये भी आप काफी दफा टर्म सुनेंगे। इट इज लाइक टोटल जीडीपी जो कि आपकी कंट्री की है, डिवाइडेड बाय योर टोटल पॉपुलेशन। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट आपने देखा कि लास्ट 1.5 ईयर से हमारा काफी फिक्स आ रहा है, इट्स अराउंड 280 रुपीज इक्वल टू $1। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? आपके मुल्क की करेंसी को एक्सटर्नल जो फॉरेन कंट्री है उसकी करेंसी के इक्वेट किया जाता है। मोस्टली हम डॉलर को यूज करते हैं। तो हाउ मेनी रुपीज और हाउ मेनी डॉलर्स इक्वेट योर 1 रुपी, और हाउ मेनी रुपीज इक्वेट योर $1, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ये बेसिकली एक टूल है दैट इज यूज्ड बाय योर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो यूज करता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इनटू योर इकोनॉमी। अब इंटरेस्ट रेट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को लोन दिया, जो कि हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर ये टर्म यूज होती है, जिसको हम उर्दू में सूद कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट होता क्या है? जैसे अभी अगर 12% है या 13% है, सो ये सेंट्रल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है। इससे ये डिसाइड होता है कि कितने परसेंट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट या बैंक्स के पास जाएगी, और कितने अमाउंट जो है वापस इकोनॉमी के अंदर फ्लो कर जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल ज़्यादा है,
तो जो जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या करते हैं, अपना पैसा मार्केट से निकाल के, यानी उन्होंने किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट की होती है, किसी के पास डिपॉजिट रखवाया होता है, या कोई चीज वो कहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या हम किसी कंपनी के अंदर रेमिट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उससे हम इनकम जनरेट करेंगे। तो अगर वो देखते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, लेट्स से इट वाज a few years ago, इट वॉज अराउंड 22%, 20% इन पाकिस्तान। तो देखते हैं कि यार हम अगर 1,000 रुपीज रखेंगे इन इन द बैंक, तो वी विल गेट 20% रिटर्न फ्रॉम द बैंक। तो क्या करते हैं कि मार्केट से वो सारा जो मनी है फ्लो कर रही होती है उसको निकाल के वो कहाँ पे रख देते हैं, बैंक्स के अंदर रख देते हैं। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो मार्केट के अंदर फ्लो ऑफ मनी है वो कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल अजीब बात है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों करती है। अब गवर्नमेंट की मजबूरी है इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करना या कम करना। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा तब होता है जब आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन क्या है कि जी, जैसे अब हम देखते हैं, हमने वीट प्रोड्यूस की, लेट्स से वी हैव प्रोड्यूस्ड 1 kg ऑफ वीट। हमारे पास थे पहले 3 बायर्स। अब बेसिकली क्या हुआ, मार्केट के अंदर लोग ज्यादा, मार्केट के अंदर लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए। तो उन्होंने कहा जी हमने अब सारों ने वीट खरीदनी है। लेट्स से फर्स्ट देयर वर अराउंड 3 people who were going to purchase 1 kg of wheat. Now there are around 10 people who are going to purchase the same 1 kg of wheat. तो आपकी प्रोड्यूस सेम है, बट यू हैव मोर मनी विद योर कंज्यूमर्स, विद योर बायर्स। तो उससे क्या होती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, यानी वैल्यू उसकी इंक्रीज कर जाती है। अब पहले 1 kg लेट से अगर 50 रुपीज की थी, तो अब उसकी तो डिमांड ज्यादा हो गई है और उसकी जो प्रोविजन है वो बहुत लिमिटेड है। तो जब डिमांड उसकी ज्यादा हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। वो कहेगा बेचने वाला, नहीं मैं इसको 50 की नहीं सेल करूंगा, मैं इसको 80 रुपीज की सेल करूंगा। तो हम कहते हैं कि जी कंट्री के अंदर क्या हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। इट इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है कि हम मार्केट के अंदर से पैसा निकाल लें, यानी लोगों के पास पैसा कम जाए। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया जाए। तो इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज कर दिया जाता है तो मार्केट से पैसा निकाल लिया जाता है और वो ही बैंक्स में डिपॉजिट हो जाता है। इससे अब बैंक से कोई कर्जा लेगा तो भी बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस वजह से ना कोई बैंक से इतना ज्यादा कर्जा लेता है ताकि उसको पैसा है, और मोस्टली जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है मार्केट के अंदर वो निकाल के दोबारा बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाती है, यानी लोगों के पास पहले 10 लोगों के पास पैसे आ गए, अब सिर्फ 6 लोग होंगे जो कि इसको हासिल कर सकेंगे 1 kg ऑफ फीड को। इट्स वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आपकी इन्फ्लेशन इन योर कंट्री। तो ये चीज जिससे कंट्रोल करती है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया तो हम कहेंगे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जो कि अब गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी इन्फ्लेशन इन रीसेंट मंथ्स वो काफी कम होती जा रही है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करते जा रहे हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है मार्केट के अंदर पैसा जाए क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गई है। तो अब हम लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। अब एक और टर्म होती है फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप काइंडली इस क्वेश्चन को लिख लें। आई विल आंसर इट एट द एंड, क्योंकि अभी एक फ्लो में चल रहे हैं, वो फ्लो मैं ब्रेक नहीं करना चाहता। अच्छा, एक टर्म होती है फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है कि जी इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो किस तरह अपना बजट स्पेंड करती है। ठीक है। अब ये भी दो तरह की होती है, जैसे इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है टाइट फिस्कल पॉलिसी कि भाई मैंने अपना जो है वो डेफिसिट कंट्रोल रखना है, यानी मैंने अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं। अब गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, आईएमएफ से पहले, कि भाई मैंने 100 रुपीज, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अर्न 1,000 रुपीज थ्रू रेवेन्यूज, बट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अराउंड 2,000 रुपीज। तो वो 1,000 रुपीज कहाँ से मैनेज करती है, वो लोन लेती है आपके बैंक से, इंटरनेशनल डोनर से वो लोन लेती है, आईएमएफ से लोन लेती है, आपके बायोलेटरल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे लोन लेती है। तो उधर से डिफरेंट तरीकों से वो अपना डेफिसिट पूरा करने की कोशिश करती है। अब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लूज, इसको कहते हैं लूज फिस्कल पॉलिसी, जिसमें स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट की, वो क्यों करती है?
वो इसी वजह से करती है, जैसे पिछली 2015 में आपकी गवर्नमेंट ने की, वो इस वजह से करती है कि जीडीपी के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो आपकी सेम है, जीडीपी बढ़ेगी तो डिवाइड बाय पॉपुलेशन आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और गवर्नमेंट कह सके कि देखें जी हमने तो जीडीपी इंक्रीज कर दी है एंड दैट इज फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेज, और वो एक अच्छा जो है वो लोगों में अपील कर सकेगी फॉर पॉलिटिकल आउटपुट। तो ये पर्पस होता है गवर्नमेंट का अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने का। इसके अलावा इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती, तो इस वजह से गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि जॉब्स को क्रिएट कर सके, लोगों को कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन प्रोवाइड कर सके, या एट एट द एंड कुछ मनी को दोबारा इंजेक्ट किया जा सके मार्केट के अंदर थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स कॉन्ट्रैक्टर्स से। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई रोड बनाने लगी है तो उसमें डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एक इकोनॉमिक फ्लो क्रिएट होता है। तो जब दो जो कंट्री है लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड वॉर चल रही है, यूएस वर्सेस चाइना, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है, यूएस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपके फ्रेंडली कंट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो एट द एंड आपके अपने लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज, ताकि उनको एक इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, स्टेबल हो। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी भी एक्सप्लेन कर दी। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, जिसको आप बजट डेफिसिट भी कहते हैं, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया कि भाई इस साल में जो है वो 10,000 रुपीज जो है वो स्पेंड करूंगा, लेकिन मेरे पास जो अर्निंग है वो तो सिर्फ 7,000 रुपीज की है, सो हाउ आई एम गोइंग टू फिल अप दिस गैप। तो इस गैप को कहते हैं डेफिसिट, और इस गैप को फिल अप किया जाता है थ्रू डिफरेंट मींस, लोन्स लेके, एड से, या बाहर से रेमिटेंस कुछ आती हैं तो उसको इसमें कवर अप कर लिया जाता है। एक वर्ड होता है यूज, ट्रेड डेफिसिट। अब इट इज वेरी सिंपल, इसको कहते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हमने कितनी चीजें बाहर सेल की, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, उसमें से माइनस कर लें हमने कितना इंपोर्ट किया। मोस्टली हमारा डेफिसिट के अंदर ही जाता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, और हमारी जो मेजर इंपोर्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल की हैं, पेट्रोलियम की हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाता है। अब करंट अकाउंट क्या है इसके ऊपर मैं आऊँगा अभी इन अ वाइल। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट रेट। हमारा इन्वेस्टमेंट रेट अराउंड 10% है। अब इन्वेस्टमेंट रेट है क्या, कि लोग जो अपनी अर्निंग है, फॉर एग्जांपल इफ माय सैलरी इज 1 लाख, हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम माय सैलरी इन सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है, लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज में हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो सकती हैं, या कुछ आपके नॉन डॉक्यूमेंटेड चैनल्स हैं जो कि वो इसका पार्ट नहीं बनते, उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड चैनल्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, इन द बैंक्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि फ्लोट करती है, डिफेंस बॉन्ड्स हैं, तो उसमें लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड चैनल्स हैं। अब डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट जो हमारे मुल्क में है इट इज़ वेरी लो, इट्स लेस देन 10%, इट्स अराउंड 10%। इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया के अंदर इट्स अराउंड 25%, बांग्लादेश के अंदर इट्स अराउंड 30%। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इट्स अराउंड 50%। लाइक दे नो कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा एक अच्छा रिटर्न भी आएगा, और जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इकोनॉमी भी फ्लोट करती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि अगेन यू लिंक इट विद जीडीपी, कि जीडीपी के अंदर अगर गवर्नमेंट आपकी आपकी अपनी कंजप्शन कम हो गई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर रही, तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ कैटलिस्ट जो कि आपकी जीडीपी को पॉजिटिव स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत लो स्टैंड कर रहा है। सेविंग रेट, सेविंग रेट इज द सेम एज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में होता है कि आपने जो सेव किया वो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सेविंग है कि आप कितना परसेंट अपनी जो अर्निंग है उसको सेव कर रहे हैं। अब सेविंग होगी तो आप इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा सेविंग रेट भी ऑलरेडी कम है, तो ये भी आप काफ़ी जगह पढ़ेंगे, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद करने की या इसका फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेमिटेंसीज।
क्योंकि रेमिटेंस एक वाहिद मीन है जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। अब लास्ट मंथ और इस ईयर में हम देखेंगे तो हमारी रेमिटेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि हमने कहा कि 2 सालों से जी पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ट्रेन हो रहा है, बट इफ़ यू टेक इट अ पॉजिटिव आउटलुक, वही लोग जो स्किल लोग बाहर जा रहे हैं, दे आर अर्निंग फॉर देम सेल्स, फॉर देयर फैमिलीज, दे आर सेंडिंग बैक द मनी टू पाकिस्तान। और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो एक करंट अकाउंट बैलेंस है वो क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको फ़ायदा होता है। तो रेमिटेंस क्या है कि आपके नेशनल्स बाहर से जो आपको अर्न करके बाहर भेजते हैं, वापस आपके अकाउंट्स में भेजते हैं, लोकल अकाउंट्स में भेजते हैं, उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि भाई किसी आपकी बाउंड्री से बाहर, आपके मुल्क से बाहर कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है। इट कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री और एनी काइंड ऑफ एमएनसी और एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो आपके मुल्क के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे अगर हम नेस्ले की बात करें, इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर नेस्ले अपना एक प्लांट लगाने जा रही है तो वो आपके मुल्क के अंदर जाके इन्वेस्ट करेगी, सो इट इज़ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू पाकिस्तान। लेट्स से अगर रिकोटिक की बात चल रही है कि सऊदीया विल इन्वेस्ट इन इट, तो वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो दैट इज काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सीपैक के अंदर चाइना ने आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट किया था, दैट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आई होप बेसिक चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई। अब हम करंट अकाउंट डेफिसिट देख लेते हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का ये फॉर्मूला छोड़ दें, इट्स वेरी सिंपल। इसके अंदर आ जाता है आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स कितनी है, यानी एक कंपोनेंट आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी ये आपका बैलेंस है। जैसे आप अपने घर का बजट मेंटेन कर रहे हैं तो आपके एक करंट अकाउंट होगा आपके घर का कि भाई मेरे पास टोटल अर्निंग कितनी है या टोटल स्पेंडिंग कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। इसी तरह किसी भी मुल्क का, फॉर एग्जांपल ये टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज नॉट अलोन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी होती है, उनके साथ डीलिंग करनी होती है, और हम रुपीज के अंदर तो कर नहीं सकते, हम गोल्ड के अंदर भी नहीं कर सकते। गोल्ड मोस्टली हमारे पास इतना है नहीं कि हम हर किसी के साथ गोल्ड में करें। बार्टर ट्रेड क्या होती है कि आप अगर किसी को वीट दे रहे हैं तो किसी से ऑयल ले रहे हैं। अब ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट ओल्ड हो गया, पहले होता था। तो हम भाई अगर हमने चाइना से कोई ट्रेड करनी है तो चाइनीज युआन में लेट से हम कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमने सऊदीया से ऑयल लेना है तो हम कहेंगे यार मेरे रुपीज ले लो, सऊदीया करेगा नो, वी डोंट नीड योर रुपीज, इट हैज नो वैल्यू, वी नीड डॉलर्स। डॉलर इंटरनेशनल एक करेंसी है भाई, वो रिकग्नाइज है, आप डॉलर्स है मेरे। तो हमें एक अपना अकाउंट रखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट, जिसमें हम अपना डॉलर्स मेंटेन करते हैं, यानी टोटल हम कितने डॉलर्स या रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान का ओवरऑल, और टोटल कितना स्पेंड कर रहे हैं। अब इसके अंदर टोटल अर्निंग जो हमारी डॉलर्स के अंदर होती है, हमारी कंट्री की टोटल अर्निंग डॉलर्स के अंदर, वो किस मीन से होती है, डिफरेंट मीन से होती है। स्टॉप यूजिंग एनोटेशन ऑन माई स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी फ्रॉम नेट एक्सपोर्ट्स, के भाई हमने कितनी नेट एक्सपोर्ट की माइनस इंपोर्ट करके, यानी हमने कितना वहां से रेवेन्यू कमाया। इसके अंदर रेमिटेंसीज ऐड हो जाती हैं, इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर हमारी रिटर्न भी हो जाते हैं। अब जैसे पीआईए है, पीआईए का रूजवोल्ट एक होटल है, आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी दफ़ा आता रहता है, तो वो एक हमारा एक स्टेट ओन एंटिटी का है, उसने बाहर एक उसका होटल है, वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग करता होगा। इसी तरह रेलवे के होंगे, इसी तरह पोस्टल के होंगे, पाकिस्तान स्टेट बैंक के होंगे, बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ रिटर्न ले रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमें एड मिल जाती है कभी कभी, जैसे यूएस एड मिलती थी। इसी तरह हमें फ्लड में, कभी जब फ्लड्स होते हैं तो हमें उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस फंड मिल जाता है कोई ना कोई, या कोई ना कोई डोनेशन मिल जाती है। तो ये सारा हमारा डॉलर के अंदर अर्निंग हो रही होती है और ये आपके एक अकाउंट में जा रही होती है जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। अब आपका कुछ ना कुछ स्पेंडिंग होती है आपके मुल्क की। अब आपके स्पेंडिंग कितनी हो रही होती है, आप इंपोर्ट कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें पे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को, जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया आपके मुल्क के अंदर, वो रिपेट्रिएट कर रहा है, यानी वो अपना प्रॉफिट लेके जा रहा है। अब कोई मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट तब भी करता है ना जब वो उसे अर्न करे, तो अर्न करेगा तो बाहर लेके जाएगा, अपने पास तो नहीं रखेगा। तो जब बाहर लेके जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ डॉलर्स के अंदर लेके जा रहा होता है। फिर उसके बाद अब हमने लोन रीपेमेंट करनी है, जैसे चाइना से लोन ले लिए थे सीपैक बनाने के लिए, अब हमने उसको वापस करना है। आईएमएफ से लोन ले लिया, उसको वापस करना है। बायलेटरल कंट्रीज से लोन ले लिया, सऊदीया से ले लिया, यूएई से ले लिया, यूएस से कभी ले लिया, यूरोपियन यूनियन से किसी मुल्क से ले लिया, हमने उसको रीपे करना है। तो लोन रीपेमेंट हम कर रहे हैं, वो भी हम डॉलर्स में करेंगे। अब इसके अलावा क्या है कि कुछ
आपके फॉरेन नेशनल्स जा रहे हैं, आपके नेशनल्स बाहर जा रहे हैं, तो वो कुछ डॉलर लेके जाएंगे, तो वो भी आपका क्या करेंगे, आपके करंट अकाउंट से पैसे निकाल के लेके जाएंगे डॉलर्स में, क्योंकि वो अपने डॉलर तो नहीं लेके जाएंगे, आपके से ही अकाउंट से लेके जाएंगे। तो वो आपकी नेट स्पेंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, अपनी नेट अर्निंग में से माइनस कर दें नेट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर, तो इससे बन जाता है आपका करंट अकाउंट। अब अगर ये आता है आपका पॉजिटिव में, तो हम कहते हैं सरप्लस। जैसे लास्ट मंथ हुआ कि हमारा जो मंथ था उसका मार्च का, वो सरप्लस के अंदर क्लोज हुआ, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा रेमिटेंस आ गए। ठीक है, हमने अपनी ज़रा एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखा, तो हम सरप्लस में चले गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप ईयर टू ईयर करें, तो लास्ट ईयर भी हमें कुछ ना कुछ डेफिसिट का सामना करना पड़ा। क्यों डेफिसिट करना पड़ा? क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर आ गया। जब करंट अकाउंट नेगेटिव के अंदर आ जाता है तो उसको डेफिसिट कह देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब पॉजिटिव के अंदर आ जाता है तो उसको करंट अकाउंट सरप्लस कह देते हैं। और करंट अकाउंट को ही बैलेंस ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा, बैलेंस ऑफ अकाउंट में कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एज एन एस्पायरेंट, क्योंकि हम इकोनॉमी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इकोनॉमिक्स के, हमें सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह देते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आ गई? ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने अभी तक एक्सप्लेन की हैं, ताकि इसकी बेस पे हम आगे अपना लेक्चर समझ सकें। अब डिफरेंट रीजंस हैं करंट अकाउंट बैलेंस की उसको डेफिसिट में जाने की। कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि भैया आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ही बड़ी लो है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। आपके मुल्क की प्रोडक्टिविटी लो है, कि भैया आप चाइना से कंपेट करने जा रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव ही नहीं है, आप वही चीज़ जो है वो एक महीने में बनाते हैं, चाइना वो एक घंटे में बना लेता है। तो चाइना हैज़ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। इसके अलावा हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर स्पेंडिंग कम है तो हमारी इनोवेशन रेट भी कम होगा। ठीक है। इसके बाद हमारी जो कॉस्ट है वो हम एक हाई कंपटीशन में नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। फिर क्या होता है, कुछ ये साइक्लिकल होता है। अच्छा, ये ज़रूरत नहीं है आपको स्ट्रक्चरल या साइक्लिकल याद करने की, बस एक एक दो पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें। ये तो मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर निकाली थी समझाने के लिए। कुछ आ जाता है बूम इन डोमेस्टिक डिमांड, जैसे अब देखें लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्पेंडिंग स्प्री में चले जाएंगे। उससे क्या होगा, लोकली तो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब किसी के पास पैसे आए हैं, वो कहेगा यार मैंने आईफोन खरीदना। आईफोन हम लोकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो कहेगा अच्छा मैंने जो है ना वो क्या करना है, बाहर के टूवर्स पे चले जाना है। तो वो बाहर के टूवर्स आपके रुपीस में तो होते नहीं। वो क्या कहता है, अच्छा मैंने अब लग्जरी आइटम्स खरीदनी है, मैंने जो है ना वो एक लग्जरी कार इंपोर्ट करनी है। तो कार जो है वो आपकी लोकली तो प्रोड्यूस हो नहीं रही, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, संभल ही होती। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेंडिंग स्प्री में चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी इंपोर्ट्स ओवरऑल बढ़ जाती हैं और आप दोबारा डेफिसिट का शिकार हो जाते हैं। तो यही साइकिल है जो कि पाकिस्तान के साथ चल रहा है थ्रू ईयर्स। मैनी ईयर्स से ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, तो हम आगे चलते हैं और इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप सबको? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? इज देयर एनी डिस्टोर्शन? प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी। मोस्टली स्टूडेंट्स को इट इज़ क्लियर, तो अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो काइंडली आप अपना इंटरनेट अपने एंड पे चेक कर लें, बिकॉज फ्रॉम माई साइड इट इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू। तो अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं और आगे हिस्टोरिकल ओवरव्यू में देखेंगे। कुछ ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। अब हिस्टोरिकल ओवरव्यू में ये एक आपके सामने एक मैंने चार्ट ड्रॉ किया है। इसको पेश कर रहा हूँ चार्ट को, ये इसमें कुछ पॉलिटिकल इरा भी शामिल हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी शामिल हैं। और ये चार्ट हमारा बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट को बता रहा है। जीडीपी टोटल को नहीं बता रहा, ग्रोथ रेट को बता रहा है कि भाई कब हमारी जीडीपी ज्यादा ग्रो कर गई, कब हमारी जीडीपी कम ग्रो कर रही है, क्या रीजंस हैं पॉलिटिकल, तब इरास कौन से थे, इंटरनेशनल फैक्टर्स कौन से थे। तो ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इससे हम ये जानेंगे कि भाई इससे आप देखेंगे तो ये एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, आप अगर इसको देखें तो ये एक बड़ा सिंपल सा बूम एंड बस्ट का एक साइकिल बन रहा है पाकिस्तान के हमारे इकोनॉमी का। अगर आप ये देखें, यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आ गई फिर ऊपर गई, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल। कभी ऊपर जा रही है और कभी नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। इट्स नॉट लाइक अ ट्रेजेक्टरी।
अगर आप इसका एक एवरेज निकालेंगे तो वो तो डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान का सिंस इंसेप्शन। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो कभी ऊपर ही नहीं गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमेशा से ही ओवरऑल, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो एक डाउनफॉल का शिकार रही है। अगर हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें कि कब इसने डाउनफॉल किया और क्या रीजन थी इसकी डाउनफॉल की, तो सबसे पहले आप देखें जी, राइट आफ्टर द इंसेप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरा 1947 टू 1958। अब ये मोस्टली वो स्टूडेंट्स के लिए मैं समझा रहा हूँ जो कि बिल्कुल न्यू है और उनको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा था पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या थी, उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ा। अगर हम देखें फर्स्ट पॉलिटिकल एरा इट वाज इन 1947 टू 1958। पाकिस्तान अफेयर्स वालों को मैं एक्सप्लेन करूंगा यही चीज़ें आज के लेक्चर में, बट दोज आर ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो उसमें आप देखेंगे कि शुरू में हमारी एक बहुत ज़्यादा ग्रो किया हमारी जीडीपी ने। मल्टीपल रीजंस थी एट दैट टाइम। सबसे पहले तो हम कोल्ड वॉर के अंदर, हम जब हमारी इंसेप्शन हुई तो कोल्ड वॉर चल गई थी। कोल्ड वॉर क्या थी? इट वाज नॉट अ डायरेक्ट वॉर, इट वाज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज बिटवीन यूएसए एट दैट टाइम वाज वन सुपर पावर एंड यूएसएसआर, जिसको आजकल रशिया कहते हैं। सोवियत स्टेट थी रशिया की। वो उसमें 15 कंट्रीज हैं जो कि आज से एक सेपरेट कंट्रीज हैं, वो मिलके बनता है यूएसएसआर। तो इन दोनों के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल कंपटीशन था। एक कहती थी कम्युनिज्म, यानी वो कहती थी कि सारा कुछ स्टेट को दे दो, स्टेट ही कंट्रोल करेगी और ये कैपिटलिज्म कुछ नहीं होता। यूएसए कहती थी कैपिटलिज्म सिस्टम होना चाहिए इकोनॉमी का, यानी प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, लोग खुद ही बिजनेस करें, प्राइवेट इसकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो और लोग प्राइवेटली बिजनेस को डील करें, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बट कम्युनिज्म इज समथिंग एल्स। तो ये दोनों के कंपटीशन चल रहा था, दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी। जैसे आजकल आपको पॉलिटिक्स नजर आती है यूएस वर्सेस चाइना की, ट्रेड वॉर के सिलसिले में या उसकी आइडियोलॉजी के सिलसिले में। ये चीज़ें हम करंट अफेयर्स के फर्दर टॉपिक्स में देखेंगे। लेकिन एट दैट टाइम भी यही टसल चल रही थी। और क्या हुआ था, 1952 में कोरियन वॉर स्टार्ट हो गई। उसके नतीजे में क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो गई थी। कॉटन की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, जूट की डिमांड इंक्रीज हो गई थी, इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, काइंड ऑफ उसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व होने जा रहा था, यूएस भी इन्वॉल्व होने जा रहा था, रशिया भी इन्वॉल्व होने जा रहा था। तो जैसे आज हम देखते हैं गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, क्योंकि गोल्ड एक बड़ा एसेट है, क्योंकि आप देखते हैं टैरिफ वॉर चल रही है। और आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ्स गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर, अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो 70 to 80 थाउजेंड रुपीज पर तोला, 24 कैरेट की अगर हम बात करें तो इंक्रीज हुआ है। यही चीज तब ग्लोबल कमोडिटीज की थी। और पाकिस्तान कॉटन और जूट एक्सपोर्ट करता था, जूट हम एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश बंगाल से। तो पाकिस्तान के अकाउंट में ही आते थे वो पैसे, क्योंकि हम एक थे एट दैट टाइम। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का बड़ा एक ग्रोथ किया। आप देखें 10.22% एट दैट पीरियड, इट वाज ह्यूज। मतलब ये उसके बाद आप देखेंगे कभी 10.22% पे नहीं हम पहुंचे। शुरू में वी रीच दिस 10.22%। एंड आफ्टर दैट राइट, जब ये चीज़ें ठंडी पड़ गई तो आप 1955 में देखेंगे आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही कम आ गया, 2.03। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड जो थी चीज़ों की बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से जब चीज़ें ठंडी हो गई तो डिमांड ही खत्म हो गई। तो पाकिस्तान एक स्टैगफ्लेशन का शिकार हो गया, यानी इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर रही थी, स्टैग्नेशन हो गई थी और इन्फ्लेशन होने लग गई थी मुल्क के अंदर। तो इसकी वजह से हमारी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो फर्दर हमारी जीडीपी डिक्रीज हुई। फिर इन्हीं पीरियड में 1950s में हम सीटो और सेंटो का पार्ट बन गए। सीटो एंड सेंटो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1955 में हम सेंटो का पार्ट बने। तो इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल एड मिलना शुरू हो गई हमें। यानी ग्लोबल कंपटीशन चल रहा था ना, कोल्ड वॉर, हमने अपना कुछ नहीं तरीके से किया। हमें इंटरनेशनल ट्रेड वो मिली, आपको एड मिली, तो शुरू में हमारे यहाँ पे बूस्ट आ गया। अब जी ये वो पीरियड है जब आपके पास मार्शल लॉ लग जाता है 1958 में। तो 2 साल तो मार्शल लॉ की कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, तो आपकी जीडीपी बड़ी नीचे फॉल कर जाती है। लेकिन इरा ऑफ डेवलपमेंट, गोल्डन इरा जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट होता है 1960s में। आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपकी ग्रोथ रेट रही है 1960s में। और ये इरा कौन सा था? अयूब खान का इरा था। अब अयूब खान के इरा में क्या होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं। ये पाकिस्तान अफेयर्स वालों को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ था, लेकिन आप लोगों के लिए, करंट अफेयर्स वालों के लिए सिर्फ उसका ब्रीफ ओवरव्यू। अयूब खान के इरा में मल्टीपल पॉलिसीज हमने इनेक्ट की। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रीज बना के, भरी भरी इंडस्ट्रीज बना के हमने लोगों को दी, भाई हमसे इंडस्ट्री ले लें।
जैसे अभी गवर्नमेंट प्लॉट देती है या हाउसिंग स्कीम देती है, छोटे छोटे संदे देती हैं, बट इन 1960s गवर्नमेंट वाज इवन एलोकेटिंग लैंड, भाई गवर्नमेंट लैंड पर ये आके ले लें, हमने गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री बना दी, आके आप परचेज कर लें, इसको स्टार्ट करें। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो उससे आपकी ओवरऑल जीडीपी ने ग्रो करना शुरू किया, और इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी लेके आए, यानी हमने जो हमारा एक एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें इनोवेशन लाने की कोशिश की, हाइब्रिड सीड्स लेके आए, सीड डेवलपमेंट के ऊपर हमने काम किया अयूब खान के एरा में, और इससे आपकी क्या होती है, जीडीपी ग्रो करती है। लेकिन इसके डाउनफॉल भी थे। डाउनफॉल ये थे कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी दैट वाज नॉट, हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी, इसमें इनक्वालिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई। द वंस हु हैव द मींस टू परचेज दीज थिंग्स दे गॉट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और जो गरीब लोग थे जो कि एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उनको रिसोर्स की एक्सेस नहीं मिली क्योंकि उनके लिंकेजेस नहीं थे, दे डोंट हैव इनफ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से इनकम इनक्वालिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज करती है। बट नॉनदलेस इट वाज अ गोल्डन ईरा ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। उसके बाद आप देखते हैं 19, ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा आप देखें 3.708 की आती है आपके पास, सॉरी 3.08 की आपका डाउनफॉल आता है, और ये तब आता है जब आपकी वॉर आती है 1965 में इंडिया के साथ। लेकिन उसके बाद हम दोबारा रिकवर करते हैं और वही चीजें चल रही होती हैं यूक्रेन की। लेकिन उसके बाद अब देखें सेकंड पॉलिटिकल एरा 1971 टू 77, अब ये एरा आ जाता है आपके जियाउल हक का। अब जिया के एरा में आपने जो डिविडेंड अर्न किया होता है अयूब खान के एरा में, उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको साइलोज में नजर आती है, यानी कंपार्टमेंट्स में नजर आती है, लेकिन मेजरली अगर आप देखें तो आपको नेगेटिव ग्रोथ ही नजर आती है। उसका मतलब ओवरऑल उसकी जो इंक्रीज था जीडीपी का, इट वाज नॉट एज पर विद योर हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री, यानी कभी 7% आप चले जाते थे, उसके बाद 1.23, 2.84। तो ये वो एरा था जब हमने नेशनलाइजेशन स्टार्ट की। नेशनलाइजेशन स्टार्ट की तो उसमें क्या होता है, सॉरी इट वाज द एरा ऑफ भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, जिया का एरा इसके बाद आना था, आई जस्ट मेस्ड इट अप। तो इट वाज द एरा ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, और इट वाज द एरा ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी फर्स्ट एवर इलेक्शंस के बाद। तो इसमें जब नेशनलाइजेशन भुट्टो ने स्टार्ट की तो उसका हमें जो था वो डाउनफॉल देखना पड़ा, कि जो इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान के अंदर आनी थी, यानी इंटरनेशनली एक एनवायरनमेंट सेट हो गया था कि पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट कैच कर रहा था, जिस तरह चाइना अभी कैच कर रहा है 1990s के बाद से। पाकिस्तान वाज अट्रैक्टिंग द सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि अब बांग्लादेश और इंडिया कैच कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आके वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं। द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान इन द अयूब खान एरा। लेकिन उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड नेशनलाइजेशन, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड टू overtake every industry, major industry, be it the banking industry, be it the production industry, mills industries, जो भी थी वो गवर्नमेंट ने उसको ओवरटेक करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अब गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इंडस्ट्री चलाए, गवर्नमेंट का काम ये है कि वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स करे और वो एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट दे इकोनॉमी को थ्राइव करने के लिए। बट नेशनलाइजेशन वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो उस आइडियोलॉजी के तहत जुल्फकार अली भुट्टो, क्योंकि ही वाज अ सोशलिस्ट लीडर, तो सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए ही डिड दिस थिंग। बट उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से क्या हुआ कि 1978 में चाइना ओपनड अप इट्स इकोनॉमी, और 1978 तक हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस हमारी इकोनॉमी से खत्म हो गया, और हमारी इकोनॉमी से जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आनी थी वो चली गई चाइना के अंदर और ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारी एक इकोनॉमिक बूम था वो फर्दर एक इकोनॉमिक बर्स्ट का शिकार हो जाता है। उसके बाद आप देखें कि जियाउल हक का एरा आता है, इसमें दोबारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आप इस एरा में, जियाउल हक के एरा में आप कहेंगे कि सर इसमें तो बड़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जी हम एक सोवियत वॉर का एक पार्ट बन जाते हैं, और इसमें यूएस एड हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसकी वजह से हम अपना एक न्यूक्लियर वेपन्स भी इसको लेके चलते हैं आगे।
और इसके साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आता, आप एक अच्छे तरीके से अपने मुल्क को जो भी एक्सपेंडिचर थे उसको मीट कर रहे थे। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा थी तो इस वजह से जीडीपी ने ग्रो किया। और उसके बाद फिर फर्दर ये जो थर्ड पॉलिटिकल इरा है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, तो इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाते हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 1989 में क्या हुआ, यूएसएसआर खत्म हो गया और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे, क्योंकि यूएस को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं फील हुई कि भाई ठीक है अब आपने डिफीट कर दिया यूएसएसआर को, नाउ वी विल ऐड सैंक्शंस ऑन यू। क्यों? क्योंकि आपको जो हमने एड दी थी पहले वो तो आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए लगा दी, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू हो गई। एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो इकोनॉमी है दोबारा डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। अब दोबारा ये आप इरा देखेंगे, दैट इज अगेन कॉल्ड द सेकंड गोल्डन इरा इन पाकिस्तान इकोनॉमी। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, पाकिस्तान एक दोबारा वॉर एंड टेरर का पार्ट बन जाता है अंडर मुशर्रफ इरा, और पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल एड की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करती है। उसके बाद आप देखेंगे फर्दर 2008 के बाद हमारी ओवरऑल दोबारा सैंक्शंस लग जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और हम एक अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। अब ये वो इरा था जब हमारे पास सीपैक आता है, तो सीपैक की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है और हमारी जीडीपी ग्रो करती है। और उसके बाद से अब तक आप देखेंगे अभी तक हम रिकवरी फेज के अंदर ही चल रहे हैं। और ये चीज़ें जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ आई थी, आप देखें कौन कौन सी चीज़ें थी। अब यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने ग्रो किया। एक थी इंटरनेशनल एड, be it at the start of your political history or you became the part of USA wars, आपको इंटरनेशनल एड मिली, या आपको रेमिटेंसेस ने सपोर्ट किया, या आपको अयूब खान के इरा में आपकी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आई, आपकी इकोनॉमी रियलिस्टिकली ग्रो की। यानी जो अयूब खान का इरा था उसमें आपका एग्रीकल्चर ने आपको प्रमोट किया था, यानी एग्रीकल्चर आपका एक अच्छा प्रमोट हो रही थी, इंडस्ट्री आपकी लग रही थी। तो ये वो वाही चीजें थी जो कि आपके मुल्क को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना था। लेकिन यही चीजें भुट्टो के इरा में वापस चली गई। तो आपका जो गेन आया 1960s में वो आपने 1970s में उसको दोबारा उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। और आपकी आप देखते हैं ओवरऑल हिस्ट्री में जो नेट आपका इकोनॉमी ग्रो की, दैट इज मोस्टली ड्यू टू इंटरनेशनल एड, because of your association with USA in its wars and you get some good remittances। इस वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रही है। जो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें इश्यूज हमारी इकोनॉमी के रहे कि हम एक्सपोर्ट बेस नहीं अपनी इंक्रीज कर सके, हम अपना जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल नहीं कर सके, हम अपनी इनोवेशन सेक्टर के अंदर उसको प्रमोट नहीं कर सके, हम जो थे वो रीजनल कनेक्टिविटी हब नहीं बन सके, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ने ग्रो नहीं किया। और आज भी हमारी इकोनॉमी के यही इश्यूज सामने आएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि हिस्ट्री हमारी इकोनॉमी की मेजर क्या रही है। और उसके बाद इसके बाद आप देखेंगे फर्दर के आज इश्यूज क्या हैं। अब किसी ने क्वेश्चन किया कि सर नेशनलाइजेशन में तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी तो हमारी बड़ी ग्रो कर रही है, इट्स नॉट ड्यू टू नेशनलाइजेशन। के बाद आप देखेंगे कि सर हमारी इकोनॉमी तो बहुत ग्रो कर रही है, इट्स नॉट ड्यू टू द नेशनलाइजेशन, इट्स ड्यू टू आर पार्टनरशिप विद यूएसए इन इट्स वॉर इन इट्स वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान। हमने यूएस का हम पार्टनर बने, हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया जो कि आज के तालिबान बन गए हैं, और हमें जो एड मिल रही थी, जो डॉलर्स मिल रहे थे, उसको हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर स्पेंड किया, उससे आपकी स्पेंडिंग बढ़ गई और आपकी जीडीपी बढ़ गई। तो आपको मैंने जो शुरू में बताया कि भाई जीडीपी सिंपल ये नहीं है कि एक चीज पे कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। तो हमारी जो जीडीपी मोस्टली ग्रो की है दैट इज इन इन आवर लास्ट हिस्ट्री जो भी आपको स्टडी किया है उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से मोस्टली इंक्रीज की है। अब अगर आप इसमें फैक्टर्स देखें, सीपैक देखेंगे, सीपैक में गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी। इससे पहले अयूब खान का एरा देखेंगे, उसमें भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे जिया का एरा, तो उसमें भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी। मुशर्रफ का एरा, उसमें भी मेजर गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी। जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग खत्म हो जाती है वहाँ पे आप देखेंगे आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। और यही चीज़ हमें लास्ट 5 और 10 ईयर्स में देखने को मिली। तो यहाँ तक चीज़ें आप सबको क्लियर हैं, आई होप चीज़ें यहाँ पे आपको स्मूथली चल रही हैं। तो हम आगे चलते हैं जी। जस्ट अ सेकेंड।
Okay, so we have 8 p.m. right now. We still have time. जी, यहाँ पे चीजें क्लियर हैं आप सबको। अब हम थोड़ा सा आगे इश्यूज पे चलते हैं। पाकिस्तान की थोड़ी सी करंट बेस देख लें, कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लें। अच्छा, ये वो स्टैट हैं जो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर आया था वहां से लिए थे। अब नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आपका जून के अंदर आ जाएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं लेटेस्ट इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे से डाटा ऐड कर दूंगा और आप सबको मिल जाएगा जो मेरे एनरोल स्टूडेंट्स हैं। तो आपको इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है कि सर जब 2024-25 का सर्वे आएगा तो वो हम कैसे कवर करेंगे, उसमें से मैं चीज़ें आप सबको शेयर कर दूंगा। आपने अभी जो इकोनॉमी तैयार करनी है वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने जब आगे चीज़ें तैयार करनी है, जो भी हम टॉपिक तैयार करेंगे, अगर इकोनॉमी आपकी तैयार है तो इट इज़ ऑलवेज लिंक्ड विद अदर टॉपिक्स, बी इट योर पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल टॉपिक समझने हैं, तो ये चीज़ आपको समझ के उसमें चीज़ों में हेल्प मिलेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है अपने इकोनॉमिक सर्वे में, कि जी हमारी जीडीपी ग्रो क्या की पिछले साल 2.38%। उसमें एग्रीकल्चर, उस जीडीपी ग्रोथ में डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। यानी आपकी जो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन था, इसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वीक इसने इंक्रीज शो किया अपनी ग्रोथ का। सर्विसेज सेक्टर ने भी बहुत वीक ग्रोथ शो किया। तो मेजर जो ग्रोथ था वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ने शो किया। इसकी वजह से आपकी ओवरऑल जीडीपी ने ग्रो किया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर तो हमारी एक बम्पर क्रॉप्स थी। वीट अच्छा एक आपने उसने आपको अच्छा प्रोड्यूस दिया और उसकी वजह से आपकी जीडीपी ने अच्छा ग्रो किया। दिस इज आर पर कैपिटा इनकम विच यू डोंट हैव टू मेमोराइज। दिस इज आर इन्वेस्टमेंट एज पर लास्ट ईयर। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स बट दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये $0.2 बिलियन लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट था। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ये वो चीज़ें। अब ये आपको फर्दर अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 महीने में जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा आप उसमें से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ करंट चीज़ें थी इकोनॉमिक सर्वे की, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की हुई क्योंकि ये जब रिसेंट आएगा इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें से हम ऐड करेंगे। अब उसके बाद अगर हम करंट स्टेटस देखें अपनी इकोनॉमी का, लाइक इकोनॉमिक सर्वे के बाद क्या चल रहा है, इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स आ जाते हैं, पॉवर्टी के आ जाते हैं, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन फैक्टर्स है, एक्सटर्नल अकाउंट है। अगर हम इन चीज़ों में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 जो कि लास्ट जून से चल रहा है और इस जून तक कंटिन्यू करेगा, तो हमारी पॉवर्टी रेट में कोई कमी वाकई नहीं हुई। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभी भी हमारे ओवर 1/3 हैं। और ये रिपोर्ट मैंने ली है वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने लास्ट मंथ उसको पब्लिश किया। हर क्वार्टर में वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करती है रिलेटेड टू पाकिस्तान, हर कंट्री से रिलेटेड उसकी एफिलिएशन है। तो लास्ट उसने जो मंथ पब्लिश किया उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया और 40% चिल्ड्रन हमारे स्टैंडर्ड है। तो इट मीन्स कि यार इकोनॉमी अगर अच्छी होती तो हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर होते। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग गुड। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इट इज सिंपली अराउंड 2.5%। और अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें इट इज अराउंड 2.9%। तो हमारी पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी को अराउंड 5 और 6% ग्रो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हमारे जो न्यू हम पॉपुलेशन ऐड करते जा रहे हैं, हाउ दे विल बी फेड, तो दैट इज़ अगेन क्वेश्चन मार्क। मैक्रो इकोनॉमिक अगर स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे अगर आप एक्सचेंज रेट देखते हैं तो डेट रिमेन स्टेबल। क्यों? आईएमएफ एग्रीमेंट की वजह से हमने इंपोर्ट के कंट्रोल्स ऐड किए हुए हैं, हम फुल इंपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप अपना जो रेमिटेंस है, सॉरी, जो आपका करंट अकाउंट है उसको बचाना चाहते हैं, प्रेशियस डॉलर्स को बचाना चाहते हैं। इस वजह से हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। और फर्दर थोड़ी सी आपकी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी आई है बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन आपकी सबसे कम आ गई है इन योर लास्ट वीक्स। अगर हम 40 वीक्स 40 मंथ्स की बात करें तो उसमें सबसे कम हम इन्फ्लेशन पे इस वक्त चल रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि लोकल जो आपकी प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी अराउंड 6 और 7% पे आ रहा है। और इसमें आईएमएफ कहते हैं कि इसको भी कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करें। अपना जो फिजिकल डेफिसिट है यानी जो आपका बजट डेफिसिट है, आप अर्न उतना करें और स्पेंड भी उतना करें, आप इससे ज़्यादा स्पेंड ना करें।
और इस वजह से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हर डिसीजन से पहले कहती है कि भाई हम आईएमएफ से पूछ के आते हैं। जैसे अभी उसने कहा कि पावर सेक्टर में आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट अगर हम प्राइस कम करने जा रहे हैं तो कहा जी हम आईएमएफ से पूछ रहे हैं। अगर आपको कोई उसने रिलीफ देना है, कोई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, तो उन्होंने कहा हम आईएमएफ से पूछ रहे हैं। अब आईएमएफ कह रही है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट आप प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ना लेके जाएं। लास्ट ईयर हमारा 1100 बिलियन रुपीस का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें से हमने 300 बिलियन रुपीस स्पेंड कर दिए हैं। अब आईएमएफ कह रही है कि नहीं आप इसको ना स्पेंड करें, आप 800 बिलियन जो है ना इसको सेव करें ताकि आपका फिजिकल डेफिसिट कम हो, आप एक्सपेंडिचर करें ही ना। अब गवर्नमेंट कैसे अपना एक्सपेंडिचर रोक सकती है? सैलरीज गवर्नमेंट ने देनी है, पेंशन्स गवर्नमेंट ने देनी है, तो जो लोन रीपेमेंट गवर्नमेंट ने करनी है, डिफेंस स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने करनी है, बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट कट कहाँ से कर सकती है, डेफिसिट को रोक कहाँ से सकती है? वो इसी तरीके से रोक सकती है कि जो उसने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं जिससे आपकी इकोनॉमी ने ग्रो करना था रियलिस्टिकली, वो गवर्नमेंट रोक देती है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ना आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है और ना ही आप बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। और इससे क्या होता है, पॉलिटिकल सेटबैक्स मिलते हैं गवर्नमेंट को कि भाई अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सके तो आपको वोट कैसे मिलेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, यहाँ पे चीजें आती हैं। बट एज वी आर अंडर आईएमएफ प्रोग्राम, तो आईएमएफ प्रोग्राम की अप्रूवल के बगैर हम कोई चीज नहीं कर सकते, बिकॉज ये उसकी कंडीशंस थी। उसने आपको बेल आउट दिया, उसने आपको पैसे डिपॉजिट करवाए हैं आपके अकाउंट के अंदर, और इसकी वजह से इंटरनेशनल लेंडर्स ने आपको लोन दिया है और आप अपना लोन रीपेमेंट के काबिल हुए हैं। आप अपने करंट अकाउंट को 11 से 12 बिलियन डॉलर पे लेके आए हैं, अदरवाइज इट वाज अराउंड 3 to 4 बिलियन डॉलर एंड इट वाज हार्डली इनफ फॉर योर 1 मंथ इम्पोर्ट। तो उसको आपने बैलेंस करना था, आपने बिल्कुल डिफॉल्ट के अंदर नहीं चले जाना था। तो इस वजह से आप आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ ने कहा भाई ये चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करने की ज़रूरत है, अगर आप ये फुलफिल नहीं करेंगे तो भाई मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वी आर गोइंग टू फुलफिल इट दीज प्रोमिसेस। उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया, आप देखें सैलरीड क्लास पे टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, जनरल सेल टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, पेट्रोलियम लीवी इंक्रीज कर दी गई। अभी आप देखेंगे नेट मीटरिंग के ऊपर वो बात चल रही है, उसका परचेज बैक जो यूनिट प्राइस है वो कम कर दी गई। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। पेंशन की अगर हम बात करें तो अब गवर्नमेंट जॉब्स आर दे आर नो मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि पेंशन्स गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं। अब आप अपनी अर्निंग से ही, अपनी जो इनकम है उसी में से पे करते हैं और वही आपको बाद में पेंशन मिलेगी। जो गवर्नमेंट की एक बेनिवोलेंट स्कीम थी पेंशन की, वो गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। जो न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए नहीं होंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रही है। एंड एज अ रिजल्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कि फेडरल लेवल पे थे उसको गवर्नमेंट खत्म करती जा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है और आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी के अंदर नज़र आती है। और स्टेबिलिटी तब तक रहेगी जब तक आप आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहेंगे। वंस यू गेट आउट ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम, आप स्ट्रक्चरल इश्यूज तो आपके ठीक नहीं हुए होते, यानी आपके ना एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती हैं, ना आपकी इकोनॉमी की टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होती है, यानी टैक्स कलेक्शन बेहतर होती है, आप ना इनफॉर्मल इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर पाते हैं, ना आप माइनिंग सेक्टर को, पावर सेक्टर को ठीक कर पाते हैं, ना आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इनोवेशन लेके आते हैं। आपकी टेक्सटाइल जो है उसके अंदर इनोवेशन नहीं आ रही। यस, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ योर एक्सपोर्ट, लेकिन जो इनोवेशन है, जो एक कम्पिटिटिवनेस है बांग्लादेश से, चाइना से, वी आर अनेबल टू कम्पीट। हम लोअर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी तक हमारी ठीक नहीं हुई। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती, गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब तो इलेक्शन ईयर आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग इंक्रीज कर लेती है। और इस वजह से क्या होता है कि आपका जो दोबारा करंट अकाउंट है वो आप डेफिसिट के अंदर चले जाते हैं। जब डेफिसिट के अंदर चले जाते हैं तो आपके पास डॉलर्स की कमी होना शुरू हो जाती है, आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं, आप फिर दोबारा आईएमएफ के पास चले जाते हैं और आपके पास दोबारा यही सर्कल चलता रहता है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही। अब हम फर्दर रीजंस, अच्छा बजट में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियस बजट आ गया, न्यू बजट हम जब नेक्स्ट इसका आएगा तब हम इसको देखेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने मेन इश्यूज की तरफ, एक्सटर्नल इश्यूज एंड इंटरनल इश्यूज ऑफ इकोनॉमी। मैं अभी आपको सिर्फ एक्सटर्नल इश्यूज आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। इंटरनल इश्यूज और इसका जो वे फॉरवर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इट विल हार्डली टेक 10 more minutes. Just have a little bit patience and then we will just
कवर एक्सटर्नल इश्यूज और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आई थिंक माई पेस इज़ नॉट फास्ट इनफ, इट्स वेरी स्लो, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर और ये चीज़ें आपको इसी पेस में हम आगे लेके जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट आर हेडिंग। तो हम एक्सटर्नल अगर चैलेंजेस की बात करें तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो कि एक्सटर्नल फ्रंट से आते हैं। अब वो एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन से हैं? एक एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटी है हमारे अकाउंट की, यानी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं भाई, करंट अकाउंट के क्या थ्रेट हैं वो भी हम देखेंगे। आईएमएफ का एक एक्सटर्नल शैकल्स है हमारे ऊपर। फेडिंग ट्रस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, और ये मेन चीज है जो कि अब आपका मेजर थ्रेट बनता जा रहा है। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। इनकी मैंने हेडिंग्स ऐड की हुई हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटीज के लिए, अगर हम एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटीज देखें कि आपके करंट अकाउंट इज वेरी वल्नरेबल। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई करंट अकाउंट एक चीज पे कंसिस्ट नहीं करता, इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। इसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स भी आ जाती हैं, इसके अंदर आपके रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं, इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, इसके अंदर आपकी कंपिटिटिवनेस भी आ जाती है। अगर आप कंपिटिटिव होंगे तो ही आपकी एक्सपोर्ट्स जाएंगी। तो because of our structural issues in our current account, we are very vulnerable to external kind of conditions. अब इस अगर हम देखें external vulnerabilities, या आप इसको हेडिंग चेंज करके कह सकते हैं issues in balance of payment, या आप इसको लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, ये वही नाम है, इसको एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटीज कह देते हैं। थोड़ा सा एक आपको एक फैंसी सा वर्ड लिखे लगेगा, पेपर के अंदर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा यार वाकई कोई चीज लिखी है, नहीं तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लिख सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं। सबसे पहला है कि जी एक तो हमारा पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट स्पेशलाइजेशन जो है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट अर्न करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है, लिमिटेड है, लो क्वालिटी सेगमेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्रियल competitiveness में इंटरनेशनली बहुत पीछे हैं। और इस वजह से आप देखते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं कर पा रहे। उसके लिए सिर्फ मैंने ज्यादा फैक्ट्स नहीं दिए, फैक्ट्स हम बड़े लिमिटेड देखेंगे, लेकिन हम वही देखेंगे कि कम पढ़ लें लेकिन उसको याद कर लें। जैसे एक मेरा फ्रेंड कहता है कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक 100 टाइम्स देन रीडिंग 100 बुक्स वन टाइम। तो इट इज बेटर टू यूज वन फैक्ट मल्टीपल टाइम्स देन क्रैमिंग मल्टीपल फैक्ट्स एंड वी नीड टू यूज दम ओनली वन टाइम। तो एक फैक्ट को हम 10 जगह यूज कर सकते हैं इकोनॉमी में, बजाय इसके कि 10 डिफरेंट फैक्ट्स आपको बताऊं भाई ये कर लो और आपको वो याद भी ना हो। तो it is again overloaded, this lecture is overloaded with facts, but we have to do it, it is a competition और हम competition का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो जब हम competition का पार्ट बनेंगे तो compete तो करना पड़ेगा ना। अब हमारी पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो बड़ी लिमिटेड है। अब उसकी एग्जांपल देख लें कि भाई 2000 में आप वियतनाम वर्सेस पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान जो था, इट इज जो मार्केट शेयर था पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का, वो बहुत ही लाइक इट इज नियर टू वियतनाम। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं था $10,000 ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट में। बट 127 अब उसको ऑर्डर मिलते हैं फॉर $10,000 और पाकिस्तान को ऑर्डर उसके सिर्फ 11 मिलते हैं। यानी इट इज अ कंपैरिजन ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स। वियतनाम इज गेटिंग 127 ऑर्डर्स फॉर एवरी 11 ऑर्डर्स विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय पाकिस्तान। तो आप इसमें देखेंगे वियतनाम इज वे अहेड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वाई? बिकॉज हमारी जो एक्सपोर्ट स्पेशलाइजेशन है वो लो क्वालिटी सेगमेंट पे है। वियतनाम हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और उसकी बहुत ज्यादा वहाँ पे एक वैरायटी वो सेल कर रहा है। तो इस वजह से क्या है कि एक वल्नरेबिलिटी है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की कि यार अगर एक्सपोर्ट हमारे फर्दर कम हो जाएंगी तो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकेंगे, जनरेट कर सकेंगे इनका। उसके बाद अगर हम सर्विस सेक्टर के अंदर देखें, हम बात करते हैं कि जी हम आईटी इनोवेशन हब बनाएंगे अपनी कंट्री को, लेकिन आपके साथ इंडिया है। इंडिया के अंदर आईफोन, amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, और उन्होंने अपने वहां पे एक डाटा सेंटर्स इन्वेस्ट करके बना लिए हैं। और पाकिस्तान अभी साइबर क्राइम जो है, साइबर करेंसी की, वो अभी आपने एक डिजिटल उसका एक फॉर्म बनाया है और आप इसको इनोवेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो हमारी जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, इट इज अबिस्मल एज कंपेयर टू आर
पीयर्स, तो ये भी आपकी एक एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटी है। उसके बाद incentive schemes for existing exporters tend to focus on the well established sectors. That is again a challenge to our external vulnerabilities कि हम exports को diversify नहीं कर पा रहे। exports को diversify इस वजह से नहीं कर पा रहे कि हम सिर्फ focus कर रहे हैं textile garments जो कि already established sectors हैं। We need to prioritize other sectors like sports, footwear, leatherwear, और इसके अलावा आपकी जो इसके अलावा जो आप इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं रॉ फिनिश्ड रॉ मटेरियल, जैसे आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना मार्बल में और बाकी चीज़ों में। सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन द फिनिशिंग ऑफ योर रॉ मटेरियल तो आप एक वैल्यू ऐड इसको ऐड कर सकते हैं इसके इसके अंदर और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर आर एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। और फर्दर अगर हम देखें ये उसी चीज़ का हिस्सा है, मैंने आपको एक्सपोर्ट की बात की, तो अगर हम एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी देखें तो टेक्सटाइल आपका सबसे मेन आपका जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 16 मिलियन रुपीस, ठीक है, वट एवर इट इज, $10,000। अगर आप फूड की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स नियरली द थर्ड ऑफ योर टेक्सटाइल। और अगर आप देखें तो हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम एक फिनिश प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते थे। जैसे आप कोई भी फिनिश प्रोडक्ट्स बेकरी आइटम्स की बात करें, डायरी प्रोडक्ट्स की बात करें, या इवन आप अपने एग्रीकल्चर आइटम्स की बात करें विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जैसे राइस है। अब यूरोपियन यूनियन कहती है या रशिया या बाकी कंट्रीज में जिसमें आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आती हैं कि यार आपकी क्वालिटी बड़ी कम है, आप एसओपीज को फॉलो नहीं करते, आपकी पैकेजिंग इतनी बेहतर नहीं है। सो इफ वी इन्वेस्ट इन आर पैकेजिंग इन आर इन दिस सप्लाई चेन, जिससे आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर फूड जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हों, तो वी कैन कैच अ गुड शेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बहुत कम है, तो आपका मेन कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर। और अगर आप बात करें टॉप 6 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, तो यूएस है आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अब यूएस क्या कर रहा है, उसने 29% आप पे टैरिफ लगा दिए। तो भाई आप जो इतना 18% या लाइक नियरली 20% आपके एक्सपोर्ट्स जाती थी यूएस में, वो तो टैरिफ का पार्ट बन गई है। तो आपकी एक्सपोर्ट्स फर्दर वल्नरेबिलिटी का शिकार हो गई कि यार अब वो मार्केट जहाँ पे आपकी मेजर एक्सपोर्ट्स आती थी, जहाँ से आप एक ट्रेड सरप्लस लेते थे, अब उसी ने अगर आपके पास टैरिफ लगा दिए तो व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव। और आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स चाइना के ऊपर भी टैरिफ लग गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ लग गए हैं। अब चाइना की सबसे बड़ी मार्केट थी यूएसए, तो चाइना इजी तो नहीं बैठ जाएगा, आराम से तो नहीं बैठ जाएगा। चाइना क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा फर्दर, वो फर्दर अपनी प्रोडक्ट्स को चीप कर देगा और उसको जो है ना वो इजीली अवेलेबल कर देगा। और क्या करेगा, रीजनल मार्केट्स को वो टारगेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो इमर्जिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, उसकी एक्सपोर्ट्स फर्दर जो है वो इम्पीड करेगी। तो ये भी एक एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है हमारे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अकाउंट को इम्पैक्ट करती रहती हैं। अब अगर हम दूसरी चीज़ देखें इसके अंदर, तो आईएमएफ प्रोग्राम है। आईएमएफ के जो शैकल्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, ये भी एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो नहीं करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर आईएमएफ तो बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, आई एग्री विद इट, बट एज वी सी कि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, ग्लोबल पॉलिटिक्स का हम शिकार हैं। अफगानिस्तान एक इंस्टेबल कंट्री है, इंडिया जो है हमारा एक परमानेंट फोए है, ईरान जो है उसका एक ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार है, मिडल ईस्ट कभी भी इम्पीड कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। तो हम पे तो भाई कौन इन्वेस्ट करेगा हमारे मुल्क के अंदर, टेररिज्म का हम शिकार हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर है, सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर बेहतर नहीं हो रही। तो इफ आई आस्क यू कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करें, इफ यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, इफ यू आर लिविंग इन एनी अदर कंट्री, एंड इफ आर डेलीगेशन गोस विजिट्स योर कंट्री और आपसे मिले, आप कहें कि जी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, तो एट दिस टाइम वी विल नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, इवन पाकिस्तानीज आर नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। तो ये वो टाइम है कि अगर आपने अपनी जीडीपी को ग्रो करना है, इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो गो बैक टू द जीडीपी फॉर्मूला, और उसमें आप देखेंगे कि देयर इज ओनली वन थिंग। अब जीडीपी के अगर फॉर्मूले की बात करें, तो जीडीपी के फॉर्मूले के अंदर आपकी इन कंजप्शन थी,
जो कि हम इंक्रीज करना ही नहीं चाह रहे। हम कहेंगे कि अगर हमने कंजप्शन इंक्रीज की तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, तो हम कहते हैं कि हम तो भाई अभी नहीं करना चाह रहे बिकॉज ऑफ IMF। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ नहीं रही, तो उसके बाद रह जाती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स पे नहीं आपकी बारी, तो लास्ट वे जो कि हमेशा से हमारी हिस्ट्री के अंदर रहा है, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हम इंक्रीज करेंगे रियलिस्टिकली स्पीकिंग इन द व्यू ऑफ आर डेवलपिंग कंट्री, तो पाकिस्तान नीड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, बट वी डोंट हैव मीन्स फॉर इट। तो ये भी एक एक्सटर्नल शैकल है पाकिस्तान के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ IMF। Yes, IMF at the same time we need IMF, but at the same time it is a kind of shackle for us कि हमारी इकोनॉमी ये ग्रो नहीं करने देता। कहता है कि जी आप अपनी टैक्स टू GDP रेशियो इंक्रीज करें, ठीक है। अब टैक्स टू GDP रेशियो हम इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर ही कर सकते हैं। अब मोस्टली जो हमारी ग्रे इकोनॉमी है, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, दैट इज वेरी हार्ड टू गेट इट डॉक्यूमेंटेड। अब इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट ने IMF को कहना है कि यार हम तो वाकई इंक्रीज करने जा रहे हैं, तो आपने उनको कोई वे आउट बताना है। तो क्या करते हैं, जो सैलरीड क्लास है जो कि ऑलरेडी एक टैक्स पे कर रही है, हम उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू IMF, ठीक है। इसके अलावा हम अपना जो एक्सचेंज रेट है, हमने अभी तक तो रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा होती है तो आपका एक्सचेंज रेट ऊपर कर जाएगा, ठीक है। तो IMF कहता है कि इसको फ्री फ्लोट रखें। जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो आपके क्या होगी, चीजें महंगी मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली हम जो चीजें बनाते नहीं है मुल्क के अंदर, मोस्टली चीजें जो डेली यूज की चीजें हैं वो मोस्टली आपकी इंपोर्ट हो रही होती हैं, मोस्टली आर द चाइनीज प्रोडक्ट्स। सो दे विल गेट मोर एक्सपेंसिव एंड हेंस हमारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो दैट इज ड्यू टू IMF। IMF कहता है आपने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट रखना है। फिर उसके बाद IMF कहता है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ाएं, गैस प्राइसेस बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्रीज को, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं उसको आप प्राइवेटाइज करें। तो गवर्नमेंट एक यही तरीका है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से, जिससे कुछ रिलीफ दे सकती थी, कहे जी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देने जा रहे हैं, इतने हम रिक्रूट कर लेंगे, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे थ्रू आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। लेकिन इसमें भी IMF ने आपको रोका हुआ है। तो इन वन वे इट इज गुड फॉर पाकिस्तान के भाई आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस नहीं ले रहे कि जिससे मुल्क को नुकसान होता है इन लॉन्गर रन। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो वी डोंट हैव एनी अदर मींस जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करे अदर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और उसके ऊपर गवर्नमेंट को शेकल्स हैं बाय IMF। तो ये भी एक एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटी है पाकिस्तान के अकाउंट पे। अगर आप थर्ड देखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे अगेन यू लिंक इट विद योर GDP, अगर आप इसको GDP के साथ लिंक करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि GDP के अंदर एक मेन कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। अब लोकल इन्वेस्टमेंट नॉट कमिंग अप, इट्स वेरी लो, इट्स अराउंड 13% एज पर योर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रोग्राम इट शुड बी ओवर 15% एंड आइडली इट शुड बी ओवर 25%, लेकिन अभी तो हमारी बड़ी कम है। तो भाई कौन इन्वेस्ट करेगा आपके मुल्क के अंदर, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, इनोवेशन के लिए लेटेस्ट मशीन्स चाहिए, वो कहाँ से लेके आएंगे पैसे, खुद तो वो जनरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका रेवेन्यू एक स्टेग्नेशन का शिकार है। अब गवर्नमेंट से भी लोन नहीं ले सकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास है ही कुछ नहीं। बैंक से बोरो करना, इंटरेस्ट रेट हाई है, वो बोरो करेंगे तो ज्यादा उनको देना पड़ेगा रिटर्न। तो एक बड़ा फेवरेबल सिचुएशन जो कि बाकी कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, चाइना के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडिया के अंदर, दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। वी ओपन अप आर इंडस्ट्रीज फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, वो आती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। But unfortunately, our situation is not conducive for international investment, and as a result हमारी international investment नहीं आ पा रही, और इससे क्या होता है कि आपकी GDP ग्रो नहीं कर रही। अब रेकोडिक के अंदर फियास्को क्या था कि जब रेकोडेक का पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये तो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, तो आपके ऊपर इंटरनेशनल पेनल्टीज लगने लगी थी $6 बिलियन की, वो तो आपने खुद निगोशिएट किया और चाइना को इन्वॉल्व किया और उन्होंने कहा चलो ठीक है हम दोबारा इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इट इज द काइंड ऑफ हैphazardness ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी, ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड ऑफ आवर जुडिशरी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो फेड आउट कर गया पाकिस्तान की मार्केट में। अदरवाइज पाकिस्तान इज अ वेरी attractive market because of its huge population, its abundant energy resources and abundant natural resources, लेकिन because of the
लैक ऑफ ट्रस्ट इन आर इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो हम देखेंगे केस ऑफ इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल। अब मैकडोनल्ड की अगर केस स्टडी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ही चीज़ है, लास्ट लेक्चर में भी की थी, कि भाई इंडिया के अंदर भी मैकडोनल्ड की ब्रांचेज हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अब मैकडोनल्ड के अगर फ्राइज आप देखें दैट हैव अ डिफरेंट टेस्ट, जो कि लोकली आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा जो हमारे मेरी तरह के फूडीज़ हैं कि भाई हाउ टू मेक मैकडोनल्ड स्टाइल फूड रेसिपीज, मैकडोनल्ड स्टाइल फ्राइज एट होम। अगर आप सर्च करें यूट्यूब पर तो न्यूमेरस आपको वीडियोस नजर आ जाएंगे, लेकिन आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। दैट रॉ मटेरियल, दैट काइंड ऑफ पोटैटो इज वेरी स्पेसिफिक, और वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। वी इंपोर्ट नियरली 9 मिलियन वर्थ ऑफ पोटैटोज एनुअली इन पाकिस्तान टू मीट आर डिमांड। तो आपने इंटरनेशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन आपने उसको लोकलाइज नहीं कर पाए। इंडिया डिड इट, इंडिया ने उसको लोकलाइज किया और उसने सेव किए $9 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपेंडिचर, और वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इस किस्म की पोटैटोज को, वेराइटीज को। सो वी डिड इट इन द अदर डायरेक्शन, और आप देखेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट आई हम उसको लोकलाइज नहीं कर सके। आप एक होंडा की केस स्टडी बता दें। I have the experience of doing internship in Honda back in 2014 जब मैं स्टूडेंट था। तो दे वर स्टिल importing their मेन जो भी उनकी चीज़ें थी, जैसे उनका जो एक इंजन के मेन पार्ट्स थे, वो लोकली प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। येस दे गॉट अ काइंड ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ अराउंड 70%, लेकिन वो फिर भी 30% चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। बट वी सी द अदर केस इन इंडिया, वहाँ पे अगर होंडा है, मारुति, अगर वहाँ पे सुजुकी है, या जो भी टोयोटा है, दे हैव अचीव्ड द, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मेड सच काइंड ऑफ पॉलिसीज के भाई आप लोकलाइज करें आफ्टर सर्टेन टाइम। उन्होंने चीज़ों को लोकलाइज किया, तो अब दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग द काइंड ऑफ व्हीकल्स। और हम देखते हैं कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो एक स्टेगनेशन का शिकार है। उसकी प्राइसेस देखें, अनअफोर्डेबल हैं, बिकॉज मोस्टली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। और जैसे ही आपकी करेंसी बढ़ती है तो वो गाड़ियों की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, और इससे ना आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है और ना ही आपको कोई रेमिटेंस या आपके अकाउंट में ये इंक्रीमेंट लेके आ रही है। और तीसरी जो लास्ट चीज है इसमें वो यही है कि जी, ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार है हम। लेट्स से अगर यूएस वर्सेस चाइना की क्लासिक केस स्टडी, इसके ऊपर हम फर्दर ब्रीफ देखेंगे, पूरा लेक्चर होगा कि भाई इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लग गए, क्योंकि पाकिस्तान की एक वाहिद मार्केट थी जो कि एक सरप्लस में जाती थी यूएस की। हम बड़ा कहते थे कि भाई यूएस के साथ रिलेशन हमने रखना है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब आपके ऊपर भी इसने लगा दिए हैं टैरिफ। अब टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो अभी नहीं आएगा कि भाई आज टैरिफ लगे हैं तो अगले महीने आपका इम्पैक्ट आने लग जाएगा। इट विल टेक अ काइंड ऑफ फ्यू मंथ्स जिससे आपका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। बट आपकी जो मेजर टेक्सटाइल कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 80% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट बास्केट टू यूएस, यानी जो आपका मेजर पोर्शन है टेक्सटाइल का वो यूएस मार्केट के अंदर जाता है, और 20% आपकी एक्सपोर्ट्स यूएस मार्केट के अंदर जाती हैं। सो अगर 20% आपकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर होती हैं बिकॉज टैरिफ से, क्या होगा, योर प्रोडक्ट विल बिकम एक्सपेंसिव इन यूएस मार्केट। तो जो उनके लोग होंगे इसको परचेज करने के, दे विल फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव $5 $5 सॉरी $5 की, इफ आई एम गेटिंग थ्री ऑप्शंस कि यार ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, ये एक वियतनामीज प्रोडक्ट है। अब बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एडवांटेज, पाकिस्तान की प्राइसेस थोड़ी सूटेबल थी, तो ये $5 से पाकिस्तान की एक जो कंज्यूमर है यूएस के अंदर, पाकिस्तान की प्रोडक्ट परचेज कर लेता था। बट नाउ बिकॉज ऑफ टैरिफ, अब टैरिफ से क्या होगा, हम तो अपनी प्राइसेस कम नहीं करने वाले, जो प्रोड्यूसर्स हैं जो चीजें सेल कर रहे हैं। अब ये टैरिफ बेसिकली किससे वसूल होंगे, कंज्यूमर से होंगे। अब लेट से अगर कोई प्राइस उसकी $5 थी, 29% उसका ऐड करेंगे तो इट्स अराउंड समथिंग $1.25 इसमें ऐड हो जाएगा। सो इट विल बी अराउंड $6.25। अगर इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया हैज़ अ बेटर कंपेटिटिवनेस, इंडिया में भी चीज़ों को थोड़ा उस पर रिलैक्सेशन ले ले, या वियतनाम मार्केट ले लें, या अदर XYZ मार्केट्स जिसके ऊपर लेट से टैरिफ नहीं लगे, और वो सेम चीज़ें पर सेल कर रही है यूएस मार्केट के अंदर, तो ये कंज्यूमर भाई इन कंट्रीज की प्रोडक्ट्स परचेज करने लग जाएगा। और उससे क्या होगा कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स उधर जा रही हैं वो सीवियरली उस पर इम्पैक्ट आएगा।
तो ये आपका इम्पैक्ट देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से है। अब दूसरा इम्पैक्ट आ जाता है मिडिल ईस्ट की वजह से। भाई हम मिडिल ईस्ट के बिल्कुल साथ खड़े हैं। अब अगर आप देखेंगे कि जी अभी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई बिटवीन ईरान एंड यूएसए, लेट्स से सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगी, अगर ये सक्सेसफुल होंगी दैट विल बी अ बूस्ट फॉर अस। बट इन केस दे आर नॉट सक्सेसफुल, so there are chances of direct confrontation between Iran and USA, and that is not favorable for Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान की सारी चीजें जो शिपमेंट हैं वो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास से जाती हैं, और एनी काइंड ऑफ लाइक disruptions in the trade route will directly impact Pakistani exports and Pakistani imports, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस थे। मैंने आपको एक्सटर्नल चैलेंजेस एक्सप्लेन किए। इंटरनल चैलेंजेस मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अबाउट टाइम, कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो लिमिटेड टाइम था 1 आवर 30 मिनट्स का वो हो गया है पूरा। नाउ आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई हों। जो इसका लेटर पार्ट है इस लेक्चर का वो हम मंडे को करेंगे, और मंडे को हम इंटरनल इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे और इसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। रियलिस्टिक सॉल्यूशंस हम देखेंगे विद केस स्टडीज, with relevant facts and figures, जिससे आपको फायदा होगा। अब there are some students who have not registered because this is an open class, and if you still want to join आप मेरे एडमिन को रब्ता कर सकते हैं, और एडमिन का नंबर आप सबके सामने शेयर कर दिया था मैंने, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। अब मैं हाउस को ओपन करूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, एंड आई विल बी गिविंग यू आंसर्स। थैंक यू। आप मुझे बता दें कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। जी, जिसके भी क्वेश्चंस हैं काइंडली रेज योर हैंड, आई विल ट्राई टू आंसर इट। अच्छा, किसी ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो जी मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम एक्सप्लेन करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये बेसिकली कंट्रोल कौन करती है, आपका जो सेंट्रल बैंक है। इन केस ऑफ पाकिस्तान इट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है कि कितनी आपकी जो फ्लो ऑफ मनी है आपके मार्केट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ मनी को। अब अगर ये टाइट होगी तो आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे ताकि आप फ्लो ऑफ मनी को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इससे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर ये लूज करना चाहेंगे तो आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे और इससे ज्यादा पैसे चले जाएंगे मार्केट के अंदर। इस चीज को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा जी, अब और किसके क्वेश्चंस हैं, हैंड रेस करें, मैं तब तक टेक्स्ट के मैसेजेस दे दूं। जी पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास में लूंगा। किसी ने कहा कि टैरिफ से स्टॉक मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट हुआ, कि भाई स्टॉक मार्केट्स आपके सेंटिमेंट्स पे चलती हैं। तो इंटरनेशनल जो भी इम्पैक्ट आता है वो आपके लोकल इकोनॉमी पे भी, इन्वेस्टर्स पे भी आता है, और वो सेफ्टी की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अभी स्टॉक बेच दें, ये ना हो अगर ये एग्जैस्परेट कर जाए तो इससे मैक्सिमम काइंड के शॉक से हम बचा जा सके। समवन सेज कि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो काफ़ी होंगे एग्जाम्स के लिए, एंड आई एम वेरी होपफुल एंड आई एश्योर यू कि ये टॉपिक्स काफ़ी होंगे, और ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके पेपर्स में, नॉट ओनली इन करंट अफेयर्स बट इन अदर पेपर्स एज वेल। और रिकॉर्डिंग आपको आज के लेक्चर की तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके बाद जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी थ्रू गूगल क्लासरूम, और उसका मैं लिंक अभी आज पाक अफेयर की क्लास के बाद शेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। जी महानूर, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गो ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये सर है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो हैं वो हम किस सेंस में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए होता है, या गवर्नमेंट अपने लिए या अपनी जिस तरह सैलरीज अपनी जो इस तरह अपने आप को बेनिफिट करने के लिए कोई पर्क्स वगैरह इंक्रीज करते हैं उसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहेंगे।
नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बनाने जा रही है, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। अब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट न्यू करने जा रही है, अब एक ऑलरेडी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, जैसे जिसमें गवर्नमेंट का बजट आता है, गवर्नमेंट ने तो वो देना ही देना है। ठीक है, जैसे सैलरीज आ गई, पेंशन आ गई, लोन रिपेमेंट आ गई, डिफेंस पेमेंट्स आ गई। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कहती है कि हम ये, अब हम जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, मैं हम गवर्नमेंट कहती है मैं मोटरवे बनाती हूँ फॉर एग्जांपल सिंध के अंदर, या मैं बलूचिस्तान के अंदर कोई हाईवे बनाती हूँ, या मैं पावर प्लांट्स लगाती हूँ, या मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? स्पेंडिंग कर रही होती है। तो जब स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इंक्रीज होती है आफ्टर अ सर्टेन थ्रेश होल्ड, जो कि उसकी ऑलरेडी एक लिमिट हो रही होती है, उसके अलावा अगर एक्सेसिव जाए, तो फिर वो मार्केट के अंदर एक मनी इंजेक्ट करती है, एक कैपिटल इंजेक्ट करती है, और वो कैपिटल मार्केट के अंदर फ्लो करता है, और उससे आपकी जीडीपी ग्रो करती है। आई होप आपको आंसर समझ आ गई होगी। जी, शहीर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वाह। हाँ। मुझे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ही पूछना था, बट यू जस्ट एक्सप्लेन्ड इट। दूसरा मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स के लिए है सर। प्री पार्टीशन एरा कितने लेवल तक कवर करना होता है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ उसमें रिफॉर्मर्स ही कवर किए हैं। प्री पार्टीशन देखें यार, उसमें मैं सारा कुछ कवर कराता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लिमिटेड कर लें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं तो सारा कुछ उसमें प्री पार्टीशन का कवर करवाता हूँ। सर हमारा लेक्चर जो पाकिस्तान अफेयर्स का आज होना है, तो उसमें से हम पोस्ट पार्टीशन डेवलपमेंट जो हाँ, हम पॉलिटिकल। पोस्ट पार्टीशन स्टार्ट करेंगे, और प्री पार्टीशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा, क्योंकि वो तो चेंज तो नहीं होना ना, उसमें वही चीज़ें चलेंगी। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सबको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यू कैन जस्ट कवर दम एज पर योर कन्वीनियंस। उसके लेक्चर्स भी, स्लाइड्स भी, जो भी हैं, सारा रेलिवेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो वो इनफ हो जाएंगे, आपको कोई बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने काफ़ी सोर्सेज को खुद कंसल्ट करके बनाए हैं, और उस पर काफ़ी एफर्ट मेरी स्पेंड हुई थी। थैंक यू। जी फरीहा, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत से टीचर्स और मतलब फेलोज कहते हैं कि आपको पाक अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी है ना, तो कवर होगा। तो अगर आपके लेक्चर्स लेते हैं तो हमें बुक्स की ज़रूरत होगी या योर लेक्चर आज में? पाकिस्तान अफेयर देखें आपने, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर तो आपने रीड करना है, और जितनी आप अपनी सेल्फ रीडिंग करेंगे वो अच्छा है। लेकिन जो मैं मटेरियल दूंगा, अगर आप सिर्फ वही क्रैम कर लेंगे, तो पेपर में आप अच्छा उसको लिखाएंगे। लेकिन अपने नॉलेज के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप रीड करें, लेकिन जो मेरा होगा मटेरियल, होपफुली वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा डिफरेंट चीज़ों में। ओके सर। जी सोहा, योर क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। So firstly, I want to admire your efforts. बहुत अच्छा लेक्चर था, और पहली दफ़ा ऐसा लेक्चर सुनने को मिला है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली गई थी। थैंक यू। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बल्कि एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप उनके लिए काइंडली जो स्लाइड्स होती हैं वो पहले अपलोड कर दिया करें, ताकि हम क्लास में आने से पहले वो रिवाइज कर लिया करें, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यस, आई विल ट्राई द सेम, कि मैं आपको पहले शेयर कर दिया करूँ। बट द इशू इज़ कि आपने देखा स्लाइड्स, इसमें काफ़ी एफर्ट होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक ही हर दफ़ा नहीं आता है, वही पिछले वाले टॉपिक्स पे अपडेट मैं करता हूँ चीज़ें। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो लेक्चर से, लाइक इफ़ आई हैव अ लेक्चर एट 7 PM, तो मैं 6:50 पे भी उसको अपडेट कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं कोशिश किया करूँगा कि जो जितना भी बन जाए, मैं आपको पहले 1-2 घंटे पहले शेयर कर दिया करूँ। अगर उसमें कोई अपडेट है, तो उसकी फर्दर अपडेट बाद में शेयर कर दिया करूँ, ताकि आप लोगों को उसमें कुछ एक कन्वीनियंस हो जाए। Thank you so much, sir. It will be a great help. Stay blessed. थैंक यू। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था जो ये अभी किया है कि, लेकिन ना मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि इसमें जो फ्लो चार्ट्स हैं और जो टेबल्स हैं वो हमें स्लाइड में मिलेंगे, वो सेपरेट मिल सकते हैं? मतलब उसको अगर प्रिंट आउट करवा कर, तो आपको पता है टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, इनकी जो
जो लर्निंग है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, तो ये सेपरेट मिल सकते हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट को उनके ग्रुप्स में, या बस स्लाइड्स में ही होंगे सब? कौन से फ्लो चार्ट? जैसे अभी ये टेबल बना हुआ है, ये कह रही हैं आप? सर जैसे वो मैप, जैसे स्टार्टिंग में जितने भी टेबल्स आए हैं, चार्ट्स आए हैं, ये सब कुछ। अच्छा, वो मैंने ना इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, वो तो सर्वे आपको शेयर कर दिया जाएगा। जी और सर। जैसे ये चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे से निकाली गई हैं, कोई अलहदा नहीं है, ये सारी उसमें से ही हैं। श्योर सर। थैंक मोस्टली यू। मैं एक ही सोर्स फॉलो करता हूँ इसके लिए, क्योंकि डाटा वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। आप न्यूज़पेपर रीड करें तो उसमें बहुत उन्होंने आउटडेटेड चीज़ें यूज़ की होती हैं, तो ये उसके अंदर मैं निकालता हूँ। और सारे आप उसको, अगर मैं ये शेयर भी कर दूँ तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको जैसे मैंने पहले गाइड किया था सबको कि आपने नोट्स अपने लिहाज से बनाने हैं, उसमें फ्लो चार्ट्स भी आपने बनाने हैं, अभी बनाना सीखें। पेपर के अंदर आपने वही बना के आना है ना, तो खुद से अभी बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नोट्स के साथ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि इस पे तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, वहाँ से क्रॉप किया, ऐड किया, पिक्चर को लगा दिया समझाने के लिए, वो तो आप समझ गए। लेकिन पेपर के अंदर तो आपके पास लैपटॉप तो नहीं है, आपने खुद ही लिखना है, तो कोशिश करें कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको खुद ही तरीके एक अपने नोट्स में बनाएं, ताकि जो आपने हैंड रिटन चीज़ की होगी ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि वो आपको याद रह जाती है। क्योंकि मुझसे खुद प्रिंटेड चीज़ों को याद नहीं किया जाता जब तक मैं उसको खुद ना लिख लूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिंट से याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करता हूँ और उसी को फॉलो कराने की कोशिश करता हूँ, मैं बाकी का एक्सपीरियंस नहीं लेता। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी से नोट्स बना लें, बहुत टाइम है आपके पास। अभी लेक्चर जैसे अभी फिनिश होगा तो मैं शेयर कर दूंगा चीज़ें आप लोगों के साथ, आप उसको देखें, कवर करें, और उसके बाद आप नोट्स बनाएं अपने। 2 घंटे यस सर, थैंक यू मच, थैंक यू सर। लगती चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, सायरा, अभी मैं चैट वालों का रिप्लाई करता हूँ इन वाइल प्लीज। जी सायरा, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच वालेकुम सलाम। सर फॉर वेल इन डाटा इन रीच लेक्चर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक फेलो ने आपके सेशन लिए हुए हैं, तो मैं उसके नोट्स देखे तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, तो उसने मुझे लिंक्स वगैरह शेयर किए। लेकिन वो ये बता रही थी कि आपके जो लेक्चर हैं, जब तक स्टूडेंट इनरोल रहता है तब तक उनकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनकी एक्सेस तब तक होती है, फिर उसके बाद नहीं होती। सर इज दैट ट्रू? एंड सेकेंडली आई वांटेड टू इनरोल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक गाइड कर दूं कि ये जो हमारे लिमिट मैंने शेयर किया है, ये एक लिमिट तक होती है, और लिमिट इसकी होती है कि जी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आ रहे हैं February 2026। अब अगर आप प्रीवियस ईयर आपने इनरोल किया है तो आपकी इनरोलमेंट वैलिड होती है 2026 तक। इसमें आपके जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, लेकिन वो एक लिमिट तक जाएंगे और वो होगी Feb 2026 तक, ठीक है। अब इसमें आप अपीयर हो जाएं और आपको इसमें सारी एक्सेस मिल जाएगी। इसके बाद इट इज़ माय प्रेरोगेटिव कि कब मैं एक्सेस रिवोक कर दूं। अब वैसे भी मैंने 2025 वालों की तो की नहीं है, लेकिन कई दफ़ा मैं कर भी देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत तेज़ होते हैं, वो आगे डाटा शेयर कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे गुस्सा करती दिलाती है, और फिर मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी पेनलाइज कर देता हूँ। लेकिन जो आप रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन से पहले ही मैंने शेयर किया होता है कि भाई ये चीज़ें आपको फेब 2026 तक रहेंगी, इसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये मेरी पॉलिसी है जिसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे एडमिन का नंबर मैंने शेयर कर दिया, आप जिसने अगर कोई रजिस्ट्रेशन अभी भी चाहता है करवाना तो करवा सकता है। अच्छा, इसमें हमारे 2 मॉक्स होंगे, और मॉक्स हम बड़ा डिटेल से चेक करते हैं, तो आप इसमें लाजमी मॉक्स भी दीजिएगा जो जो रजिस्टर हो गया है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा, 2 हफ्ते बाद पहला मॉक आ जाएगा, और इसमें मैं कोई टाइम नहीं दूंगा कि सर हमें टाइम दे दें, हम अभी नहीं कर सकते। फॉरेन रिजर्व एंड करंट अकाउंट सेम ही है, फॉरेन रिजर्व आपके उसमें होते हैं, करंट अकाउंट में ही होते हैं। विच मीन्स वर टेकन टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, इसमें सहीफा ने क्वेश्चन किया, आपको आंसर कर दूं कि गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स को अबॉलिश किया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इंक्रीज किया, अपना जो एक्सपेंडिचर था अननेसेसरी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे आप उसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा स्क्यू कर दिया, और इसमें गवर्नमेंट ने अपना जो रेवेन्यू है ऑस्टेरिटी मेजर्स किए,
तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जिसकी वजह से डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आईएमएफ भाई, आईएमएफ इसलिए नहीं आती कि वो आपकी इकोनॉमी ग्रो कराए, वो कहती है कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो। दे हैव नथिंग टू डील विद योर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। दे जस्ट वांट कि आपकी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो, गवर्नमेंट खुद ही अपना जो बजट है उसको मैनेज करे, लोन गवर्नमेंट को ना लेना पड़े। तो ये उसका जो है वो एंड गोल होता है कि वो डिफॉल्ट से बच सके। उसका ये गोल नहीं होता कि आपकी इकोनॉमी को ग्रो कराए। समवन सेज के लेक्चर आज ही कंप्लीट कर दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इतना लेंथी कैसे लेक्चर होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मेरा तो कोई मसला नहीं है, लेक्चर शेयर हो जाया करेगा। अभी फॉर एग्जांपल रात 12 बजे तक उस तक शेयर हो जाएगा, कभी 1 भी बच जाता है, लेकिन उसी दिन जिस दिन लेक्चर हुआ है उसी दिन आपको शेयर हो जाया करेगा। आई विल कंडक्ट पार्क फेयर लेक्चर एज वेल टुडे 9:15 पे स्टार्ट करेंगे। So someone says कि पाकिस्तान पे एक्सपोर्ट लग गए हैं, so that is the opportunity for Pakistan. We will cover this thing in our जो वे फॉरवर्ड है उसमें ये चीज़ें बताएंगे। अब्दुल हादिल आपका क्वेश्चन था। अच्छा, समवन सेज कि these stats are from 2024, 2023, 2022। अच्छा, कुछ चार्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे अगर आप वर्ल्ड बैंक पे जाके देखेंगे उसमें भी 2022 तक के कुछ चीज़ों पे डाटा है, 2023 पे डाटा है। तो डाटा लेटेस्ट हर दफ़ा नहीं मिल जाता हर चीज़ पे। कुछ आप इकोनॉमिक सर्वे से निकालते हैं, कुछ चीज़ों में एनालिसिस करने के लिए आप 1-2 साल पहले वाला भी डाटा यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब 2026 वालों के लिए जो मैंने आपको पहले मेंशन किया कि इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का है, अभी इकोनॉमिक सर्वे हमारा जून में आएगा और उसके बाद जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं शेयर कर दूंगा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट डाटा, और वो आप लोगों को भी मिल जाएगा, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशंस हम सॉल्यूशन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहें। आपको गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग तो पब्लिकली अवेलेबल होगी, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, और गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपके ईमेल्स पे जाएगा, ठीक है। अगर समवन सेज कि अभी अगर पेमेंट कर दे तो एनरोलमेंट हो जाएगी आपकी, देयर इज़ नो इशू इन दैट। यू जस्ट टेक्स्ट माय कोऑर्डिनेटर एंड योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड। जी सैफ, यू हैव एनी क्वेश्चन? Saf, your question please, I cannot hear you. आई थिंक आपका माइक्रोफोन जो है वो स्टेबल नहीं है। आई कैनॉट हियर यू। आसिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अच्छा, सो नोट्स मेकिंग के हवाले से गाइड करेंगे टॉपिक वाइज, हाउ टू स्टार्ट एंड राइट, आई एम जस्ट अ बिगिनर। अच्छा, अब इसमें आपका नोट्स का ये स्टाइल होना चाहिए कि अभी मैंने जो चीज़ें पढ़ाई, देखिए मैंने तो अभी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई, सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई हैं कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या हैं। अब अपनी डायरी ओपन करें और एक्सटर्नल इश्यूज़ के नाम से उसमें आप नोट्स बनाना शुरू करें। आप उसमें नोट्स बनाएं, आप उसके साथ आप मुझे शेयर करें। अच्छा, नोट्स आप अपने तरह ही बनाएं, जैसे मर्जी बना लें, लेकिन आप जैसे आज आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड आप इसको फॉलो करें। जैसे आज आपने नोट्स बनाए हैं, 2 दिन बाद उनको देखें अपने नोट्स को कि यार वाकई इतनी चीज़ें मुझे याद रह जाएंगी क्या? 2 दिन बाद आपको अपने ही नोट्स समझ आ जाएंगे। आपने आज अपने नोट्स बनाने हैं और उनको याद भी करने हैं, तो आपने उस एंगल से नोट्स बनाने हैं कि यार मैं इतना एक्सेसिव डाटा ना डाल दूं कि मुझे याद ही ना हो। अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट लाजमी करना है, लेकिन एक लिमिटेड आपने उसमें फैक्ट्स ऐड करने हैं, ओवरलोड नहीं करना। वही चीज़ों को अपने नोट्स में लिखें। 2-3 दिन बाद देखें कि वो जो चीज़ें आपने लिखती हैं क्या आपको वो याद रह जाएंगी या नहीं। अगर आपको वो याद रह जाएंगी, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपके नोट्स मेकिंग ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि यार मुझे तो इसमें से 50% चीज़ें याद रह रही हैं, तो आप देखें कि कौन सी चीज़ों को आप फर्दर माइनस आउट कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, और कौन से तरीके आप ऐड कर सकते हैं कि आप इस तरह के नोट्स बनाएं जो आपको इंस्टेंटली रिवाइज करके याद हो जाएं। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आपने अपने इस तरह के नोट्स बनाने हैं कि पेपर में जाने से पहले अगर आप उनको रीड करें 2 घंटे में, पेपर में 3 घंटे तक वो आपको याद रहें, चौथे घंटे की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिकॉल योर फैक्ट्स फॉर 3 आवर्स एंड आफ्टर दैट लेट इट वैनिश।
तो ये चीज़ें आपने अपने फोकस करनी है नोट्स बनाने में, और यही स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स के, आप वो देख लीजिएगा और उसके मुताबिक अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है जी। ओके जी, सो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, नो मोर क्वेश्चंस। सो यही हमारा तरीक़ेकार होता है लेक्चर का। मैं लेक्चर आपको डिलीवर करता हूँ और उसके बाद आई ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन आंसर। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सबको मैं आंसर करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको ये मीटिंग एंड करूँगा। So I think today all questions have been answered. So that's all for today, and that's all for today's class. अगर जो रजिस्टर नहीं है, they can register and text my admin for registration if you want any. Someone says कि मैंने पाक अफेयर का लेक्चर दिया, करंट अफेयर का, ये दोनों में टॉपिक आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको अपने एडमिन का नंबर दे दिया सबको, जिसको चाहिए वो देख ले और जिसको नहीं चाहिए वो ना देखे। ताहिरा सॉरी, हमने अभी करंट अफेयर की क्लास थी ना, तो ये टॉपिक जेनेरिक था, दोनों में यूज़ हो जाएगा। अभी हमारी पाक अफेयर की क्लास रहती है, ठीक है, वो भी हम 9:15 पे स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।